मेरे प्यारे दोस्तों, आओ चले एक और नई दिलचस्प भरी सपनों की दुनिया में। आप लोगों को लगेगा आप भी उस दुनिया की सैर कर रहे हैं। अभी आप कहानी पे डूब जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद। नॉवल का नाम वेपन मास्टर है। अध्याय 291 से 300। वूश। जैसा कि हर कोई अनुमान लगा रहा था, तांग हुआन ने अचानक अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली और आगे बढ़ गया। ये देखकर सभी के दिल उछल पड़े, उनके दिल तुरंत तनावग्रस्त हो गए, जबकि तांग हुआन तुरंत लिन पेन के सामने आया, हल्के से अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और लिन पेन के कंधे को पकड़ लिया। तांग हुआन, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। लिन पेन के पैर कांपने लगे और वह असहाय होकर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज भी कुछ बिगड़ी हुई थी। वह भी एक मार्शल मास्टर था, लेकिन अभी उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। वह केवल तांग हुआन को विनती भरी निगाहों से देख रहा था। यदि तांग हुआन ने उसका कंधा नहीं पकड़ा होता तो वह पहले ही जमीन पर गिर पड़ा होता। लिन पेंग, तुम मरने के लायक हो। मेई शिन इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। तुम्हें मारूं? तुझे भला मैं क्यों मारूं? कोट। तांग हुआन ने बड़े ही जोर से मुस्कुराते हुए एक शांत स्वर में कहा, मुझे अभी भी आपको धन्यवाद देना है। अगर आपने मेरी मां की कब्र नहीं खोदी होती तो शायद मुझे जीवन भर अंधेरे में रखा जाता। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरी मां मरी ही नहीं है। क्या आपको लगता है कि मुझे इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए? हा। कोट। तुम मुझे नहीं मारोगे? लिन पेंग पूरी तरह से अचंभित था। उसने अविश्वास से तांग हुआन को देखा। उसके चेहरे पर डर अभी तक गायब नहीं हुआ था और खुशी पहले ही उसके चेहरे पर उभर आई थी। बिल्कुल। तांग हुआन मुस्कुराया और उसके कंधे थपथपाया। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हाँ, मैं अब चलता हूँ। लिन पेन को माफ कर दिया गया। उसने मेई शिन और अन्य लोगों की ओर देखा तक नहीं और वह जल्दी से प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया, जैसे कि उसे डर था कि तांग हुआन अपना मन बदल देगा। तांग परिवार के लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा था, और यहाँ तक कि किंग ये, तांग जियोन और अन्य लोग भी थोड़ा आश्चर्यचकित थे। तांग हुआन ने वास्तव में लिन पेन को ऐसे ही जाने दिया था। हालांकि अगर लिन पेन को रिहा भी कर दिया गया तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वे इस मामले की अब और परवाह नहीं करेंगे। इसके अलावा जिस लहजे में उसने लिन पेंग से बात की, उससे ऐसा लगा जैसे वह पूरी तरह से मानता था कि उसकी मां की कब्र एक खाली कब्र थी, न कि सिर्फ एक लाश। ये सोचकर तांग परिवार के कई लोगों, विशेषकर तांग परिवार ने राहत की सांस ली। कुछ ही समय बाद लिन पेंग की आकृति मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र से गायब हो गई थी। तांग हुआन मन ही मन मुस्कुराया। सिर्फ इसलिए कि उसने उसे नहीं मारा इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे भी उसे नहीं मारेंगे। यदि यह आदमी चतुर होता तो शायद वह अपनी जान बचाकर भाग सकता था, अन्यथा वह निश्चित रूप से तांग परिवार के हाथों मर जाता। तांग हुआन वास्तव में उसके प्रति आभारी थी, लेकिन वह मरा या नहीं, इससे तांग हुआन का कोई लेना देना नहीं था। पलक झपकते ही तांग हुआन ने अपनी नज़र हटा ली और मेई शिन के शरीर पर गिर गई। तांग हुआन, ऐसा लगता है कि तुमने गलत व्यक्ति को धन्यवाद दे दिया है ना? मेई शिन ने उपहास किया। हे, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं आपको और भी अधिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। तांग हुआन अचानक मुस्कुराते हुए मेई शिन के सामने चला गया। आप क्या चाहते हैं? मेई शिन का नाजुक शरीर कांप उठा, उसकी अभिव्यक्ति बदल गई, लेकिन उसने अपने दांत पीस लिए और सहन किया। लेकिन जिस क्षण मेई शिन की आवाज गिरी, पूरे प्रशिक्षण मैदान में एक पा ध्वनि गूंज उठी और वह प्रतिक्रिया में एक तरफ लड़खड़ा गई कि हथेली बिजली की गति से उसके खूबसूरत चेहरे पर लगी, इतनी तेज कि उसे बचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। तांग हुआन, तुम। तांग तियानरेन गुस्से में था, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात खत्म कर पाता, तांग हुआन की ठंडी निगाहें उस पर पड़ गईं, जिससे उसे डर का एहसास हुआ और उसने अवचेतन रूप से उस आवाज को निगल लिया जो उसके गले के किनारे तक पहुंच गई थी। इस समय मेई शिन ने अंततः अपने कदम स्थिर कर लिए। उसके बाल बिखरे हुए थे और न केवल उसके मुंह के कोने पर खून हल्का सा दिखाई दे रहा था, बल्कि दाहिना गाल जिस पर तांग हुआन ने थप्पड़ मारा था, सूज गया था। चमकीला लाल हथेली का निशान अत्यंत स्पष्ट था तथा उसकी सुंदर, सुव्यवस्थित उपस्थिति भी पूरी तरह से गायब हो गई थी। दुष्ट, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मेई शिन का चेहरा विकृत हो गया जब वह अतुलनीय क्रोध के साथ तांग हुआन की ओर झपटा। पाह! इस बार वह 2 कदम ही आगे बढ़ी और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके बाएं गाल पर एक लाल हाथ का निशान था। उसे इस तरह देखकर तांग परिवार के बाकी लोगों की एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मेई शिन तांग परिवार का आधिकारिक बेटा था, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना तांग परिवार के चेहरे पर थप्पड़ मारने के बराबर था। हालांकि आज मार्शल ग्राउंड पर तांग हुआन द्वारा तांग परिवार के चेहरे को पहले ही चकनाचूर कर दिया गया था। मेई शिन,
अभी जो थप्पड़ मारा था वह सिर्फ तुम्हें धन्यवाद देने के लिए था, क्योंकि तुमने 10 साल पहले मेरी माँ की देखभाल की थी। अब वह थप्पड़ आपको कुछ महीने पहले मेरी माँ के बारे में इतना सोचने के लिए धन्यवाद देने के लिए है। तांग हुआन ने उपहास किया। तांग हुआन, तुम नीच कमीने, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मेई शिन रेंगकर वापस आई, उसकी आंखें लाल हो गई थीं। वह एक कर्कश की तरह फुफकारती हुई फिर से तांग हुआन की ओर झपटी, मानो उसे जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं थी। अत्यधिक अपमान ने उसे पूरी तरह से अपना विवेक खो दिया था। पाह! तांग हुआन की आंखें ठंडी हो गईं, उसने खुद को रोका नहीं और पहले से भी तेज और तीखी आवाज के साथ उसके शरीर पर तब तक थप्पड़ मारे जब तक कि वह हवा में उड़ नहीं गया, और कुछ मीटर पीछे उड़ने के बाद वह बिना हिले डुले भारी होकर जमीन पर गिर पड़ा और वह फिर नहीं उठी, मानो वह बेहोश हो गई हो। ये थप्पड़ तुम्हारे लिए नहीं है। ये केवल इसलिए है क्योंकि तुम्हारा मुंह बहुत बदबूदार है और उसने मुझे गंदा कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें पीटना चाहता हूँ। तांग हुआन ने हल्के से मुस्कुराया, उसकी नज़र तांग तियानरेन और अन्य लोगों पर पड़ी जिनके चेहरे काले थे, और उसने सीधे अपने भाले को अपने कंधे पर रखा और जोर से कहा, बड़े भाई, मंडप मास्टर किंग ये, चलो चलें। हाँ, चलो चलो। तांग जियोनेग ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी सपने से जाग गया हो। वह दिल खोलकर हंसा और अपना हाथ हिलाया। भाइयों, हम वापस आ रहे हैं। महान तांग साम्राज्य के सैकड़ों योद्धा होश में आए और ऊंची आवाज में उत्तर दिया। इंतजार। लेकिन जैसे ही तांग हुआन मुड़ा और जाने की तैयारी कर रहा था, तांग तियानरेन ने अचानक अपने सीने में गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और चिल्लाया, आप और क्या चाहते हैं? तांग हुआन ने पलटकर तांग तियानरेन की ओर देखा। तांग हुआन, तुमने मेरे तांग परिवार में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और तुम जाना चाहते हो। तांग तियानरेन ने गहरी आवाज में कहा, एक खाली कब्र। आपने न केवल मेरे तांग परिवार के 20 से 30 युवा शिष्यों को नियंत्रित करने के लिए आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति का उपयोग किया, बल्कि आपने मेरी पत्नी को भी बेहोश कर दिया और मेरे तांग परिवार के 7वें चरण के कई मार्शल मास्टरों को मार डाला। जैसा कि उन्होंने अंत तक कहा, तांग तियानरेन की आवाज बेहद तीखी थी, लेकिन उनके भाव से पता चलता था कि वह बहादुरी का दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वास्तव में अंदर से दिखावा करने की कोशिश कर रहे थे। अब जब बात इस बिंदु पर पहुंच गई थी, तो वह तांग हुआन के जाने का और इंतजार नहीं कर सकता था। हालांकि बहुत सारे लोग मर चुके थे और बहुत सारे तांग परिवार मौत के खतरे का सामना कर रहे थे। इसके अलावा उनकी अपनी पत्नियां बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थीं, इसलिए यदि वह उन्हें जाते हुए असहाय होकर देखता रहे, तो भविष्य में तांग परिवार उसके बारे में क्या सोचेगा? कोई स्पष्टीकरण? तांग हुआन ने उपहास किया, हालांकि इस फूहड़ ने मेरी मां की लाश को नष्ट नहीं किया, लेकिन मेरी मां की कब्र खोदना सच्चाई है। मैंने उसे मारा नहीं, बल्कि 2 थप्पड़ों के लिए उसे धन्यवाद दिया, जो पहले से ही बहुत दयालुता है। PS, आज का चौथा अपडेट। डिनर के बाद कोडिंग जारी रखें, अभी भी लगभग 11 बजे एक नया अपडेट है। इसके अलावा उन्होंने दिव्य मार्शल 9 बादल नामक कुछ अद्वितीय रहस्यमय पात्रों की भी सिफारिश की। यह हथियार विशेषज्ञों की पुस्तकों से काफी अलग था, और जितना अधिक वह इसे पढ़ते गए, यह उतना ही अधिक दिलचस्प होता गया। वह इसे प्रतिदिन रात्रि भोजन के समय पढ़ते थे, इसलिए कोई भी इच्छुक मित्र जाकर इसे देख सकता था। ठीक है, तांग हुआन, चलो मेरी पत्नी के साथ मामला छोड़ दें। हमारे तांग परिवार के कई लोगों को मारने के बाद हमें क्या करना चाहिए? तांग तियानरेन ने गहरी सांस ली और बोलते समय अपने दांत पीस लिए। जो लोग मारते हैं वे हमेशा मारे जाएंगे। तांग हुआन जोर से हंसा, वे मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मेरे द्वारा ही मारे गए। अगर मुझे सही से याद है तो पहले कुछ लोग मुझे मारना चाहते थे। मुझे इस बात पर विचार करना चाहिए कि मुझे उन्हें मारना चाहिए या नहीं। कोट। ऐसा कहने के बाद तांग हुआन की नज़रें घूम गईं, और उसकी नज़र तांग तियानशी, तांग तियानफेंग और तांग परिवार के बुजुर्ग पर पड़ी जो पहले भाग गए थे। हालांकि तांग हुआन ने कोई कदम नहीं उठाया, लेकिन तांग तियानशी और अन्य 2 के चेहरे पर बहुत बड़ा बदलाव आया। जब तांग हुआन की नज़र उन पर पड़ी, तो उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई शेर उन्हें देख रहा है। बेशक वे स्वयं मृग थे, और शेर तांग हुआन था। आप। तांग तियानरेन का दिल बैठ गया, उसकी आंखों में गुस्सा फूटने वाला था, लेकिन अंत में उसने फिर भी सहन किया। ये सब तुमने खुद ही अपने ऊपर लादा है। भूल जाओ, मैं अब इस मामले में तुमसे झंझट नहीं करूंगा, लेकिन तुम आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति से दर्जनों शिष्यों को नियंत्रित कर रहे हो, उन्होंने तुम्हें उकसाया तो नहीं? कोट। हाँ, आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति कुछ अच्छी है। जब हम पहली बार मिले थे, तो मैंने उन्हें एक बहुत बढ़िया उपहार दिया था। आपके तांग परिवार को तो मुझे धन्यवाद देना चाहिए। तांग हुआन जोर से हंसा। जब तांग तियानरेन और तांग परिवार के बाकी लोगों ने ये सुना, तो वे गुस्से से लगभग नाक भान सिकोड़ने लगे। लेकिन अब, भले ही तांग हुआन बकवास करे, वे केवल अपने दिल में क्रोध को दबा सकते थे, और जोर से गाली देने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।
ये बहुत ही उदार उपहार है, अगर आप इसे नहीं चाहते तो भी कोई बात नहीं। तांग तियानरेन ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने जो उपहार भेजा था उसे मैं आसानी से वापस नहीं लूंगा। तांग हुआन की बातें सुनकर तांग परिवार में सभी के दिल, विशेष रूप से तांग तियानशी और बाकी लोगों के दिलों में तनाव पैदा हो गया। लेकिन ठीक उसी समय तांग हुआन का स्वर बदल गया। हालांकि चूंकि वे बदकिस्मत हैं, इसलिए उनके लिए मुझसे इसे वापस लेना असंभव नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि इस उपहार को लेने की फीस कम नहीं है। तांग परिवार के लोग चौंक गए और तुरंत समझ गए कि तांग हुआन का क्या मतलब था। तांग हुआन इनाम इकट्ठा करना चाहता था ताकि तांग जिंग और तांग जून जैसे तांग परिवार डेंटियन से आध्यात्मिक अग्नि शक्ति की गेंद को बाहर निकाल सकें। यद्यपि वे सभी क्रोधित थे, फिर भी उनके हृदय की गहराइयों से आशा की एक किरण उभर रही थी। आपको कितना चाहिए? तांग तियानफेंग ने अधीरता से कहा। एक व्यक्ति, 10 रत्न। तांग हुआन हल्के से मुस्कुराया। ठीक है, ऐसा ही होगा। तांग तियानशी ने राहत की सांस ली और तुरंत कहा, यहाँ 28 लोग हैं, मैं जाकर आपके लिए 280 मध्यवर्ती रत्न ले आऊंगा। तांग परिवार के बाकी लोगों को भी थोड़ी राहत मिली। 280 मध्यम श्रेणी के रत्नों के साथ तांग परिवार निश्चित रूप से इसे खरीदने में सक्षम होगा। मैं उच्च श्रेणी के रत्नों की बात कर रहा हूँ, तांग हुआन ने अचानक कहा। उसके होठों पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। प्रत्येक उच्च श्रेणी के रत्न का मूल्य 2 लाख स्वर्ण सिक्कों से कम नहीं होना चाहिए। क्या? उच्च कोटि के रत्न? कोट। तुरंत तांग तियानशी और तांग परिवार के बाकी सदस्यों के चेहरे बदल गए। 280 उच्च कोटि के रत्न, जिनका मूल्य 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं था, वास्तव में बहुत अधिक कीमत थी। ऐसा नहीं था कि तांग परिवार उच्च श्रेणी के रत्नों को निकालने में असमर्थ था, जिनकी कीमत 60 मिलियन सोने के सिक्कों के करीब थी, लेकिन उन्हें निकालने के बाद उसकी जीवन शक्ति निश्चित रूप से बहुत क्षतिग्रस्त हो जाएगी, और वह नहीं जानता था कि इसे ठीक होने में कितना समय लगेगा। बड़े भाई तांग तियानशी और तांग तियानफेंग दोनों ने पलक झपकते ही तांग तियानशी को देखा। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ। तांग तियानरेन थोड़ी देर चुप रहा, फिर दांत पीसते हुए बोला, जब तक आप मेरे तांग परिवार के शिष्यों के शरीर से आध्यात्मिक अग्नि शक्ति को हटा देंगे, मैं आपको 280 उच्च श्रेणी के रत्न उपहार में दूंगा, जो 2 लाख सोने के सिक्कों से कम नहीं है। हालांकि इतनी बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के रत्न कम समय में एकत्र नहीं किए जा सकते। कोट। 10 दिन में मैं सारे रत्न तुम्हें सौंप दूंगा। आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरा तांग परिवार अपनी बात से मुकर जाएगा। जनरल तांग और मंडप मास्टर किंग ये गवाह हो सकते हैं। कोट। अच्छा, तो क्या हुआ अगर ये 10 दिन है? जहां तक इसकी गवाही देने की बात है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तांग हुआन ने ठहाका लगाया। वह अचानक बिजली की तरह आगे बढ़ा। एक उंगली के झटके के साथ तांग हुआन तांग परिवार के समूह में घुस गया जो उसके सामने थे, एक भूत की तरह। तांग हुआन, तुम क्या कर रहे हो? एक क्षण के सदमे के बाद तांग तियानशी और बाकी लोगों को होश आया, क्योंकि वे सदमे और गुस्से से भरे हुए थे। कुछ ही सांसों के बाद तांग हुआन का शरीर हिलना बंद हो गया। अब से वे दोनों बिना कुछ किए 10 दिनों से अधिक समय तक रह सकते हैं। तू तांग तियानशी और अन्य लोगों को तुरंत समझ आ गया कि क्या हो रहा है, लेकिन वे सभी अपने दिलों में क्रोधित थे। तांग हुआन शायद तांग जिंग और अन्य लोगों के समूह में अधिक वास्तविक क्यूई को मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, ताकि आध्यात्मिक अग्नि ऊर्जा की गेंद और भी अधिक कसकर लपेटी जा सके, और बस इसी के साथ वह आध्यात्मिक अग्नि की रिहाई में देरी करने में सक्षम था। भाई मंडप मास्टर किंग, ये अब हम जा सकते हैं। तांग हुआन हंसा। वह तांग परिवार के लोगों की नजरों की परवाह करने में बहुत आलसी था। वह तुरंत प्रशिक्षण मैदान से बाहर चला गया। तांग जियोन और किंग ये एक दूसरे को देखकर हंसने से खुद को रोक नहीं सके। उन्होंने भी अपने कदम तेज कर दिए और पीछे पीछे चल पड़े। ये देखकर महान तांग साम्राज्य के सैकड़ों योद्धा आगे बढ़ने लगे। कुछ ही समय बाद प्रशिक्षण मैदान काफी खाली हो गया, जिससे तांग परिवार के लोग अवाक रह गए। 280 उच्च कोटि के रत्न, जिनकी कीमत 2 लाख स्वर्ण मुद्राओं से कम नहीं है। भाई तांग हुआन, इस बार आप सचमुच निर्दयी हैं। मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान के बाहर तांग जियोनग खुद को हंसने से नहीं रोक सका। अगर मैं इसे काट दूं, तो ये तांग परिवार के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा काटने के बराबर होगा। तांग हुआन, ऐसा करने के पीछे तुम्हारा कोई गुप्त उद्देश्य अवश्य होगा, है ना? किंग ये धीरे से हंसा। जो कहा वह सही है, मैं तांग परिवार की प्रतिक्रिया का परीक्षण करना चाहता था। तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा, 280 उच्च श्रेणी के रत्नों की कीमत 60 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक नहीं है, और तांग परिवार के कई वर्षों के इतिहास को देखते हुए उन्हें निकालना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हालांकि तांग तियानरेन ने पहले जो कहा था, उसके अनुसार इसमें कम से कम 10 दिन लगेंगे। या तो वह समय खींचना चाहता है, या फिर तांग परिवार इस समय ऐसा करने में असमर्थ है। कोट।
यह असंभव है कि वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता। तांग तियानरेन निश्चित रूप से समय रोकना चाहता है ताकि आप पहले आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति को बाहर निकालने में तांग परिवार की मदद कर सकें और फिर इस दुर्भावना से छुटकारा पाने का कोई तरीका सोच सकें। ऐसा नहीं है कि तांग तियानरेन ने कर्ज न चुकाने जैसे काम नहीं किए हैं। जहां तक मुझे पता है ऐसा 2 बार हो चुका है। कोट, जनरल तांग सही हैं। किंग ये ने भी सहमति में सिर हिलाया। मुझे ऐसा नहीं लगता, तांग हुआन ने एक मुस्कान के साथ कहा, जो कि एक मुस्कान नहीं थी। ये बहुत संभावना है कि तांग परिवार वास्तव में इसे अभी बाहर नहीं निकाल सकता है। मेरी वर्तमान स्थिति को देखते हुए एकांत रात्रि दिव्य महल द्वारा मुझे मार डालने की कीमत बिल्कुल भी कम नहीं है। क्या भाई तांग हुआन, क्या आपको लगता है कि एकांत रात्रि दिव्य महल के हत्यारे को तांग परिवार ने यहां आमंत्रित किया था? तांग जियोंग और किंग ये दोनों हैरान थे। ये तो बस मेरा अंतर्ज्ञान है, तांग हुआन ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। मैं हूं या नहीं, आपको बस तांग परिवार की गतिविधियों को देखने की जरूरत है और आपको पता चल जाएगा। यदि सभी 280 उच्च श्रेणी के रत्नों को एक साथ इकट्ठा कर लिया जाए तो सोने की खोज की आवश्यकता और भी अधिक हो जाएगी। कोट, ये बात तो सही है, इस मामले को मेरे दिव्य शस्त्र मंडप पर छोड़ दो। तो फिर मुझे पवेलियन मास्टर को धन्यवाद देना होगा। तांग हुआन ने अपने हाथों को मोड़ा और मुस्कुराया। उसने अवचेतन रूप से पीछे देखा और अपने दिल में उपहास किया, अगर यह वास्तव में ऐसा था तो मैं तांग परिवार में वापस आ जाऊंगा। तांग परिवार के मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र से लगभग कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक प्राचीन इमारत के किनारे एक सफेद कपड़े पहने बूढ़ा आदमी चुपचाप खड़ा था। उसकी दृष्टि से तांग हुआन और अन्य लोगों की आकृतियां धीरे धीरे दूर होती चली गईं और अंततः पूरी तरह से गायब हो गईं। स्वर्गीय हृदय मन का वास्तव में इस आदमी द्वारा आत्मा गोली में निगल लिया गया था। सफेद कपड़े पहने बूढ़े आदमी ने अपनी नजरें हटा ली। उसके बूढ़े चेहरे पर अभी भी गहरे सदमे के निशान थे और उसने खुद से कहा, मेरे तियान कबीले की पवित्र कलाकृति वास्तव में मानव कबीले द्वारा अवशोषित कर ली गई थी। क्या हो रहा था? मेरे तियान कबीले ने अनगिनत वर्षों तक मानव कबीले के साथ युद्ध किया है। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक मानव कबीले को अपना पवित्र पुत्र बनाऊं? कोट, जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, सफेद वस्त्र पहने बुजुर्ग की आंखों में भ्रम की झलक दिखाई दी। भूल जाओ, भूल जाओ। काफी देर बाद सफेद कपड़े पहने बूढ़े व्यक्ति को अचानक वास्तविकता का एहसास हुआ और उसने आह भरते हुए कहा, इस बूढ़े को सबसे पहले पवित्र आत्मा महाद्वीप लौटना चाहिए और व्यक्तिगत रूप से उसे इस मामले की सूचना देनी चाहिए ताकि प्रभु इस पर निर्णय ले सकें। इसके साथ ही सफेद वस्त्र पहने बूढ़े आदमी की आकृति जमीन पर तैरती हुई आ गई। हालांकि जैसे ही उसने कली को छोड़ा, उसकी नज़र मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान के दूसरी ओर दीवार के पास स्थित ऊंचे पेड़ की ओर चली गई। वह बूढ़ा आदमी सचमुच हमारा पीछा कर रहा था। एक बड़े पेड़ के ऊपर, जिसे कई लोग केवल हाथ पकड़कर ही उठा सकते थे, एक मोटे बूढ़े आदमी का मोटा शरीर, जो पेड़ के तने से टिका हुआ था, थोड़ा सा भौहें सिकुड़े हुए था। उसने अपने कान और गाल खुजाए और परेशानी में बुदबुदाया, अगर उसने कोई और कदम उठाया तो मैं, मोटा दादा, उसे रोक नहीं पाऊंगा। गू गू। लेकिन ठीक बाद मोटे बूढ़े आदमी की आंखें चमक उठी, उसके हाथ ताली बजाने लगे, उसके मुंह से एक अजीब सी हंसी निकली, उसके चेहरे पर चर्बी तुरंत कांपने लगी। माँ, मुझे आखिरकार समझ में आ गया। जब यह बच्चा स्पिरिट डांस को संघनित कर रहा था तो उसने स्वर्ग और पृथ्वी के रास्ते को समझ लिया था। इस चीज में तियान कबीले का स्वर्गीय कोर मोती होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि इस बच्चे ने वह चीज प्राप्त की हो और फिर उसे अपनी स्पिरिट पिल में आत्मसात कर लिया हो? ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। यदि नहीं तो तियान कबीला 8वें चरण के संप्रदाय के किसी भी व्यक्ति को भेज सकता है। उस बूढ़े पक्षी आदमी को व्यक्तिगत रूप से मूल महाद्वीप तक दौड़ने की आवश्यकता नहीं होगी और यहां तक उसका पीछा करते हुए एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह इतना ध्यान देगा वह शायद स्वर्गीय कोरपल होगा। हालांकि ये तियान कबीले की पवित्र कलाकृति कैसे फिसल गई और इस बच्चे द्वारा प्राप्त कर ली गई और यहां तक कि उसकी आत्मा की गोली में भी विलीन हो गई। भूल जाओ, भूल जाओ। जब तक ये सचमुच स्वर्गीय हृदय मन का है तब तक ये बच्चा तियान कबीले का पवित्र पुत्र है। वह बूढ़ा पक्षी निश्चित रूप से उसे कुछ नहीं करेगा। इस बदमाश को पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया जा चुका है और शेंगुवान के साथ वह सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा। मोटा बूढ़ा आदमी पेड़ से नीचे फिसल गया, लेकिन इससे पहले कि वह हिल भी पाता, उसने अपने हाथों को जोर से ताली बजाई और कड़वा चेहरा बनाकर चिल्लाया, आया, अच्छा नहीं, इस बदमाश को पहले से ही पता है कि उसकी माँ की कब्र एक खाली कब्र है। एक बार जब वह मुझे ढूंढ लेगा तो वह अपनी माँ से जरूर पूछेगा कि वह कहाँ गई। क्या सिरदर्द है? कोट। मार्शल आर्ट प्रैक्टिस ग्राउंड छोड़ने के कुछ समय बाद
किंग ये दिव्य हथियार मंडप में लौट आया, जबकि तांग हुआन, तांग जियोन और अन्य लोग शहर के उत्तर में लोहार की दुकान पर लौट आए। इस बार तांग हुआन को महान तांग साम्राज्य के योद्धाओं के लिए हथियार बनाने की कोई जल्दी नहीं थी। छोटी लड़की और शियाओ बुदियन को नीचे बिठाने के बाद तांग हुआन चुपचाप जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया। आज जो कुछ भी हुआ था वह सब उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस ग्राउंड की घटना के बाद वह और तांग परिवार पूरी तरह से अलग हो गए थे। हालांकि तांग हुआन को इसका जरा भी अफसोस नहीं था। जब भूलभुलैया क्षेत्र वन उन तांग परिवार से मिले तो वह पहले से ही जानता था कि ये दिन जल्द या बाद में आएगा। अगर तांग परिवार में कोई मौका था तो उसे जल्दी से मार दिया जाना था। अगर मौका मिला तो वह निश्चित रूप से पूरे तांग परिवार को उखाड़ फेंकेगा और खत्म कर देगा। लेकिन दुर्भाग्यवश आज अवसर उपयुक्त नहीं था। यह मत देखिए कि कैसे तांग परिवार के पूर्वज तांग मोचान को दिव्य हथियार मंडप के महान कबीले के बुजुर्ग द्वारा दबाया जा रहा था। हालांकि तांग हुआन जानता था कि शेंगुवान केवल इतना ही कर सकता है। वह कभी भी तांग हुआन को तांग मोचान को मारने में मदद नहीं करेगा। तांग हुआन को थोड़ा अजीब सा एहसास हुआ। शेंगुवान को भी तांग मोचान के प्रति कुछ आशंकाएं थीं। स्टेज 9 का एक मार्शल संत शीर्ष स्तर 8 के मार्शल लॉर्ड से सावधान था। अगर वह ये शब्द कहता तो कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता, लेकिन तांग हुआन को अपने अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। चाहे बाह्य बल कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका प्रयोग केवल थोड़े समय के लिए ही किया जा सकता है, हर समय नहीं किया जा सकता। इसलिए तांग परिवार को खत्म करने के मामले में तांग हुआन केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। इसका मतलब यह भी था कि तांग हुआन के पास तांग मोचान को पूरी तरह से दबाने की ताकत होनी चाहिए। 1 वर्ष से भी कम समय में तांग हुआन पहले से ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर बन चुका था और उनका मानना था कि वह दिन ज्यादा दूर नहीं होगा। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा और बहुत जल्दी उसने तांग परिवार की बात को एक तरफ रख दिया, क्योंकि उसकी मां की यादें लगातार उसके दिमाग में उभर रही थीं। वह हमेशा यही सोचता था कि उसकी मां, जो 10 साल पहले मर गई थी, वास्तव में अभी भी जीवित है। हुआनर, मां पहले चली जाएगी। मां को मत भूलना, अपना ख्याल रखना। जब मां वहां पहुंचेगी तो वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचेगी। ये वे अंतिम शब्द थे जो उनकी मां ने 10 साल पहले अपनी आंखें बंद करने से पहले कहे थे। उस समय तांग हुआन बिस्तर पर लेटकर जोर जोर से रो रहा था, बिना ज्यादा सोचे और आगे की जांच करने में सक्षम हुए बिना। लेकिन यह जानने के बाद कि यह एक खाली कब्र थी, तांग हुआन को अचानक एहसास हुआ कि वहां जिसकी उसकी मां ने बात की थी, शायद अंडरवर्ल्ड का नहीं बल्कि महाद्वीप पर किसी अन्य स्थान का उल्लेख कर रही थी। वहां पर तांग हुआन ने इन 2 शब्दों को बार बार और धीरे से दोहराया, जिससे उसकी भौहें और भी अधिक सिकुड़ गईं। वह नहीं जानता था कि वहां वाला शब्द किस दिशा की ओर इशारा कर रहा था। तांग हुआन ने चाहे जितना भी सोचा हो, वह इस प्रश्न को समझ नहीं सका। उसे पहले बूढ़े आदमी या बूढ़े मोटे आदमी को ढूंढना था। इस समय तांग हुआन के मन में तुरंत स्वर्गीय फोजिंग शहर की ओर भागने और बूढ़े मोटे आदमी को पकड़ने का तीव्र आवेग था। हालांकि तांग हुआन जानता था कि उसके विचार अवास्तविक थे। ये भूल जाइए कि वह बूढ़ा मोटा आदमी सचमुच स्वर्गीय गड़ाई नगर में गया था या नहीं। यदि वह वहां था भी, तो लोगों के विशाल सागर में उसे ढूंढना घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा होगा। यदि वह कुछ और देर तक उग्र लहरों वाले शहर में इंतजार करता तो बूढ़ा मोटा आदमी निश्चित रूप से वापस नहीं आ पाता। काफी समय बाद तांग हुआन लोहार की दुकान में व्यस्त हो गया, लेकिन उसके कारण फ्यूरियस वेव्स सिटी एक बार फिर उबलने लगी और उसके द्वारा तांग परिवार को मारने की खबर तेजी से फैलने लगी। ये तांग हुआन वास्तव में साहसी है। एक स्टेज 6 मार्शल मास्टर वास्तव में अकेले तांग परिवार पर हमला करने की हिम्मत करता है। 7वें चरण के कई मार्शल मास्टरों की मृत्यु हो गई और यहां तक कि उनकी आधिकारिक पत्नियां भी 3 ताड़ के प्रहारों से बेहोश हो गईं। इस बार न केवल तांग परिवार को भारी नुकसान हुआ है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। तांग परिवार ने खुद ही ये सब किया है, हम किसे दोषी ठहरा सकते हैं? हालांकि वह कब्र खाली है। अंत में मेई शिन अभी भी कब्र को खोदकर उसे नष्ट करना चाहता था। उसे 3 थप्पड़ मारना पहले से ही हल्का माना जाता है। जहां तक स्टेज 7 के उन मार्शल मास्टरों का प्रश्न है, वे वास्तव में व्यर्थ ही मरे। कोट, मैं इस बात को लेकर अधिक उत्सुक हूं कि तांग हुआन ने स्पिरिट पिल को संघनित करते समय गोली की छवि कितनी बड़ी दिखाई थी और उसने किस प्रकार की मार्शल आर्ट को समझा था। तांग परिवार द्वारा निष्कासित एक नाजायज बच्चे ने वास्तव में तांग हुआन को इतनी दयनीय स्थिति में डाल दिया। गंभीरता से कोट। उग्र लहरों वाले शहर के अंदर असंख्य योद्धा आश्चर्यचकित थे। तरह तरह की चर्चाएं चल रही थीं। अगले कुछ दिनों में तांग हुआन और तांग परिवार के बीच दुश्मनी जंगल की आग की तरह फैल गई।
यहाँ तक कि कुछ मार्शल योद्धा भी थे जो जांच करने के लिए शहर के उत्तर में लोहार की दुकान के बाहर और तांग परिवार के पास भी दौड़े। हालांकि पिछले कुछ दिनों में जब से तांग हुआन तांग परिवार के मार्शल आर्ट अभ्यास क्षेत्र से लौटा है, उसने अपना घर नहीं छोड़ा और मध्यम श्रेणी के हथियार बनाने के लिए लोहारखाने में ही रहना जारी रखा। तांग परिवार के अधिक अहंकारी सदस्य भी शायद ही कभी अपना चेहरा दिखाते थे। वे सभी घर के अंदर ही रहे और अपने घावों को चाटते नजर आए। लोहार की दुकान और तांग परिवार में सभी लोग शांत थे, जिसके कारण कुछ लोग जो शो देखना चाहते थे, वहां इतनी अव्यवस्था हो गई कि वे निराश हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, गर्मागर्म बहस धीरे धीरे शांत हो गई। मंडप मास्टर, कबीले के बुजुर्ग म्यूकुई तांग परिवार ने अंततः एक कदम उठाया है। शाम के समय दिव्य अस्त्र मंडप की सबसे ऊपरी मंजिल पर लू याओ जल्दी से अंदर आया और किंग ये और म्यूकुई से कहा, जो मुस्कुराहट से भरे चेहरे के साथ पैर मोड़कर बैठे थे। ओह, क्या चल रहा है? किंग ये की आंखें चमक उठीं। तांग हुआन और तांग फैमिली के बीच मार्शल आर्ट के मैदान में भिड़ंत हुए 9वां दिन हो चुका था, लेकिन तांग फैमिली ने अभी भी कोई कदम नहीं उठाया था। इससे वह खुद को झिझकते हुए सोचने लगी कि क्या तांग हुआन गलत था। किसने सोचा था कि जैसे ही 10 दिन की समय सीमा आने वाली थी, उन्हें अंततः तांग परिवार से समाचार प्राप्त होगा। लू याओ ने रहस्यमय ढंग से कहा, सिर्फ 5 दिन पहले किसी ने स्टार सागर, बहते फूल और आत्मा पंख व्यापारी गिल्ड के रत्न भंडार से बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के रत्नों के बदले में 3 ताई बाई स्टोन्स का इस्तेमाल किया था। आपको यह खबर 5 दिन पहले ही क्यों पता चली? किंग ये और म्यूकुई ने एक दूसरे को देखा, दोनों को कुछ संदेह हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि यह स्वर्गीय फोजिंग शहर में हुआ था, न कि उग्र तरंगों वाले शहर में। लू याओ हंसा। स्वर्गीय फोजिंग शहर? किंग ये चौंक गई और तुरंत उसकी खूबसूरत आंखों की गहराई से समझ की झलक प्रकट हुई। म्यूकुई को भी होश आया और वह बुदबुदाया, लू याओ, क्या तुम्हें यकीन है कि ये तांग परिवार ने किया है? लू याओ ने तुरंत जवाब दिया, जिस व्यक्ति ने ये किया, वह तांग परिवार से नहीं था, बल्कि मेई परिवार का एक विशेषज्ञ था। आज वह उग्र लहरों के शहर में आ गया है। तो यह ऐसा ही है। तांग परिवार वास्तव में चालाक है, उसे अपने परिवार से होने की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसने मेई परिवार के लोगों का इस्तेमाल किया और लगभग उनके द्वारा मूर्ख बनाया गया था। फ्यूरियस वेव सिटी और उसके बीच की दूरी 1000 मील थी, ये केवल कुछ दिनों की यात्रा थी। 10 दिन में यह उनके लिए एक चक्कर लगाने के लिए पर्याप्त था। ताई बाई स्टोन्स जैसे धातु प्रकार के रत्नों को सर्वोच्च गुणवत्ता वाले रत्न माना जाता है। इनमें से एक की कीमत 30 मिलियन से अधिक स्वर्ण सिक्कों के बराबर है और यह अमूल्य भी है। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, बहुत कम लोग उच्च श्रेणी के रत्नों के बदले ताई बाई स्टोन्स का उपयोग करेंगे। म्यूकुई ने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तांग परिवार में 3 ताई बाई स्टोन छिपे होंगे। ये एक स्वर्गीय रत्न है, यहाँ तक कि तांग परिवार में भी मुझे डर है कि इसे पारिवारिक विरासत के रूप में माना जाएगा। किंग ये ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और फिर कुछ आश्चर्य के साथ कहा, हालांकि 2 ताइबाई पत्थरों को एक उच्च स्तर के रत्न के लिए बदला जा सकता है। तांग परिवार को 3 ताइबाई पत्थर क्यों चाहिए? म्यूकुई और उसके जवाब की प्रतीक्षा किए बिना उसने अचानक ताली बजाई, भ्रमित करने वाला। यही होगा। म्यूकुई ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। एक पल में उसकी अभिव्यक्ति काली पड़ गई। ये केवल 280 उच्च श्रेणी के रत्न हैं। तांग परिवार की पारिवारिक पृष्ठभूमि के साथ व्हाइट स्टोन का उपयोग करने की आवश्यकता के स्तर तक वास्तव में एक समस्या हो सकती है। उसकी आवाज थोड़ी देर के लिए रुक गई, फिर म्यूकुई ने आदेश दिया, लू याओ, जाकर फिर से जांच करो। इन कुछ महीनों में टैंग फैमिली ने बिल का भुगतान करते समय कोई बड़ी हरकत की है या नहीं? हाँ, अब मैं चलता हूँ। लू याओ की अभिव्यक्ति सीधी हो गई और वह जवाब में पीछे हट गया। तो आप कह रहे हैं कि ये वास्तव में तांग परिवार का काम था? लू याओ के चले जाने के बाद किंग ये आश्चर्य से पूछे बिना नहीं रह सका। संभावना बहुत अधिक है। कुछ दिनों के बाद लू याओ की जांच के परिणाम देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। म्यूकुई ने हल्की सी खर्राटे भरी और गहरी आवाज में कहा, हालांकि भले ही तांग परिवार ने इस समय के दौरान अपनी संपत्ति में भारी बदलाव किया हो, लेकिन तांग परिवार और एकांत रात्रि दिव्य महल के बीच लेनदेन के सबूत को पकड़ना असंभव होगा। कोई साक्ष्य नहीं है। यह अभी भी हमारी अटकलें ही हैं। फिर भी ये पर्याप्त है। किंग ये की आंखों में गुस्सा झलक उठा। तांग परिवार की हिम्मत वास्तव में बहुत बड़ी है। म्यूकुई ठंडी हंसी हंसा। तांग परिवार और तांग हुआन आग और पानी की तरह हैं। तांग हुआन ने जो प्रतिभा प्रदर्शित की है, यदि वह जल्द ही नहीं मरता है, तो वह भविष्य में स्टेज 9 मार्शल सेंट के क्षेत्र में कदम रखेगा और हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर बन जाएगा। यदि वास्तव में ऐसा है,
तो तांग परिवार के लिए यह एक बहुत बड़ी आपदा होगी, और भविष्य में उसके कबीले के नष्ट हो जाने की प्रतीक्षा करने के बजाय हमें अभी जोखिम उठाकर लड़ना चाहिए। जब तक हम तांग हुआन को मार देंगे, तांग परिवार के लिए ये बहुत बड़ा छिपा हुआ खतरा समाप्त हो जाएगा। कोट: तांग परिवार ने अच्छा काम किया। क्या उसने सचमुच सोचा था कि तांग हुआन को मारना इतना आसान था? किंग ये ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा, हालांकि चूंकि एकांत रात्रि दिव्य महल ने पहले ही तांग हुआन की हत्या के मिशन को स्वीकार कर लिया है, भले ही वह एक बार असफल हो जाए, वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। मुझे अभी भी तांग हुआन को जल्द से जल्द स्वर्गीय फोजिंग शहर की ओर जाने की सलाह देनी है। यदि उसे मनाना इतना आसान होता, तो वह कुछ महीने पहले ही हेवनली फोजिंग सिटी में होता। म्यू कुई ने अपना सिर हिलाया और फूट फूट कर हंसा। उसकी ये बात सुनकर किंग ये भी असहाय महसूस करने लगा। वह एक क्षण के लिए चुप रही, जैसे कि उसने कुछ सोचा हो, और अचानक बोली, यह सही है, कबीले के बुजुर्ग, आप अभी मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? किंग यी, क्या तुम्हें वह मानव वंश रैंकर याद है जो उस समय दो लोगों के मैदान में बुरी तरह घायल हो गया था? म्यू कुई को होश आया और वह मुस्कुराया। बेशक मैं। किंग ये थोड़ा चौंक गई, और फिर वह अपने सुखद आश्चर्य को छिपा नहीं सकी और चिल्ला उठी, क्या ये हो सकता है? तुम्हें उसकी खबर पहले से ही है? कोट: वास्तव में यह एक विचार है, म्यू कुई ने मुस्कुराते हुए कहा, लगभग 60 वर्षों से सभी हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर, चाहे उन्होंने पहले लॉग इन किया हो या नहीं, एक बार जांच की गई थी, और उनमें से कोई भी उस व्यक्ति से मेल नहीं खाता था। इस प्रकार स्क्रीनिंग का दायरा 60 साल पहले या यहां तक कि 100 साल पहले के हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर्स तक विस्तारित हो गया था। मानव कुल रैंकर उन 3 में से एक होना चाहिए। कोट: कौन से 3? किंग ये ने म्यू कुई को उत्सुकता से देखा। उस मानव कबीले के रैंकर की पृष्ठभूमि पूरी तरह से रहस्यमय थी। टूरियल्स प्लेन की लड़ाई के बाद उसका कोई सुराग नहीं मिला, जिससे अनगिनत लोगों में उसके बारे में और भी अधिक जिज्ञासा पैदा हो गई। अब अंततः उसकी पहचान की आशा थी, जिससे किंग ये थोड़ा उत्साहित हो गया। एक का नाम ओजी है, म्यू कुई ने मुस्कुराते हुए कहा। 100 साल पहले महामहिम माननीय पवित्र सम्राट शानहे को नंबर 1 हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर माना जा सकता था। ओजी उनके बाद दूसरे स्थान पर थे, और उन्होंने कई दिव्य शस्त्रों को बनाने में महामहिम की सहायता की थी। दूसरा यान वुजी है, जो 100 साल पहले एक अत्यंत शक्तिशाली हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर था। लगभग 60 साल पहले उन्होंने एक बार ओरिजिन कॉन्टिनेंट में अपना चेहरा दिखाया था। वह एक हथियार शोधन ग्रैंड मास्टर थे, जो पवित्र सम्राट की मृत्यु और ओजेड के लापता होने के बाद अचानक महिमा महाद्वीप में प्रमुखता में आ गए थे। हालांकि अभी 10 साल से कुछ ही अधिक समय हुआ है और मुझे उसके बारे में कोई खबर नहीं मिली है। इन तीनों लोगों के शरीर का आकार टू रियल्स प्लेन के विशेषज्ञ के शरीर से भिन्न है। हालांकि स्टेज 9 मार्शल सेंट के लिए अपना शरीर बदलना बेहद आसान है। ओजी, यान वुजी, वुजू। किंग ये फुसफुसाए, भनभनाना। रात काफी हो चुकी थी और लोहार की दुकान के अंदर रोशनी बहुत तेज थी। किंग यू की पक्षी जैसी आवाज अचानक फूट पड़ी, और तांग हुआन के हाथ में लंबी तलवार से तुरंत एक चमकदार हरा रंग निकल आया। यह सही है। तांग हुआन ने लापरवाही से उसे कुछ बार हिलाया, और संतुष्टि में मुस्कुराया। फिर उसने धीरे से अपना हाथ हिलाया, और हरे रंग की लंबी तलवार बिजली के कट की तरह निकली और पास के धातु के रैक पर जा गिरी। वहां हथियारों की कतारें थीं, ब्लेड, भाले, तलवारें, लाठी, कुल्हाड़ियां, हथौड़े आदि। पहले की लंबी तलवार को जोड़ दे तो यहां मध्यवर्ती स्तर के हथियारों के ठीक 100 टुकड़े थे। बहुरंगी रोशनियां आपस में गुंथी और प्रतिबिंबित हुईं, जिससे न केवल लोहार की दुकान किसी स्वप्न की तरह जगमगा उठी, बल्कि लोगों को भी चकाचौंध कर दिया। लोहार की दुकान की रखवाली कर रहे महान तांग साम्राज्य के सैनिक प्रलोभन का विरोध नहीं कर सके और समय समय पर उस ओर देखते रहे। उनकी आंखें अछूती खुशी और उत्साह से भरी हुई थीं। जब से वह तांग परिवार से लौटा था, तांग हुआन हर रोज हथियार बना रहा था। स्टेज 6 मार्शल मास्टर से स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक तांग हुआन की हथियार बनाने की गति बहुत बढ़ गई थी, और 10 दिनों से भी कम समय में 100 मध्यम श्रेणी के हथियार पहले ही तैयार हो चुके थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि तांग हुआन ज्यादातर समय दिन के समय ही जालसाजी करता था, अन्यथा उसकी गति और भी तेज होती। निश्चित रूप से एक आध्यात्मिक गोली की 10% प्रभावशीलता कलाकृति निर्माण में व्यक्ति की उपलब्धियों को बहुत अधिक बढ़ा सकती है। तांग हुआन ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना ध्यान डेंटियन पर केंद्रित कर लिया। स्पिरिट पिल बिना किसी असामान्यता के घूम रही थी। इस अवधि के दौरान तांग हुआन हर दिन स्पिरिट पिल की स्थिति का निरीक्षण करता था। तांग हुआन को पता था कि यह स्पिरिट पिल्स से अलग था जिसे सामान्य चरण 7 मार्शल मास्टर परिष्कृत करते थे।
संघनित रूप में ढाले जाने की प्रक्रिया के दौरान तांग हुआन को अभी भी इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं था। वह सफ़ेद मन का जो तियान कबीले के कानून संरक्षक ऋषि से उत्पन्न हुआ था। स्टेज 7 मार्शल मास्टर के लिए अमृत न केवल वास्तविक क्यूई का स्रोत थे, बल्कि मार्शल आर्ट का प्रारंभिक बिंदु भी थे। ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु वास्तव में अज्ञात मूल की चीज़ों के साथ मिला दिया गया था, जो स्वाभाविक रूप से एक बड़ा छिपा हुआ खतरा था। हालांकि पिछले कुछ दिनों में न केवल स्पिरिट पिल ने किसी भी असामान्यता को उजागर नहीं किया, बल्कि इसके बजाय इसने तांग हुआन को हथियार बनाते समय पानी में मछली की तरह रहने की अनुमति दी थी। तांग हुआन को इस पर कुछ संदेह था, लेकिन कोई बात नहीं, ये फिर भी एक अच्छी बात थी। इसके अलावा जब सफ़ेद मन का स्पिरिट पिल के साथ एकीकृत हो गया, तो ऊर्जा के भक्षण के कोई संकेत नहीं थे, जिससे तांग हुआन को बहुत राहत महसूस हुई। अन्यथा वह वास्तव में नहीं जानता कि उसे शैतान मूल पत्थर या गहन यिन आत्मा राक्षसी मोती जैसी चमत्कारी चीज कहां से मिलेगी। भूल जाओ, मैं इसके बारे में अब और नहीं सोचूंगा। तांग हुआन ने जल्दी से सोचा, स्पिरिट पिल के प्रकट होने के बाद वास्तविक क्यूई पर मेरा नियंत्रण और उस पर मेरा नियंत्रण पहले से ही और भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर पहुंच गया है। कलाकृतियां गढ़ने में मेरे वर्तमान कौशल के साथ मैं निश्चित रूप से एक उच्च रैंक वाले हथियार परिशोधक से कमतर नहीं हूं। शायद मुझे अपने लिए एक उच्च रैंक वाला हथियार गढ़ने का मौका मिलना चाहिए। इसके अलावा मुझे इस बारे में भी ध्यान से सोचना चाहिए कि ड्रैगन और फीनिक्स स्पीयर के अंदर किस तरह का रत्न लगाया जाना चाहिए, और मुझे इसे उच्च श्रेणी के हथियार में अपग्रेड करने देना चाहिए। 2 जोड़ी आंखें ड्रैगन और फीनिक्स भाले पर घूमी जो कुछ ही दूरी पर रखा था, और तांग हुआन ने काले रंग के विशाल ब्लेड को देखा जो दीवार के कोने पर 10 मीटर से अधिक दूरी पर था। ब्लेड 3 मीटर से अधिक लंबा था, और ब्लेड का शरीर एक दरवाजे के बोर्ड जितना चौड़ा था। ये हाउलिंग फर्मामेंट वुल्फ किंग का तानाशाह ब्लेड था, और पूरा ब्लेड इंकजेड क्रिस्टल आयरन से बना था। उस समय जब वह तानाशाह ब्लेड को वापस लाया, जब शान ने इंकजेड क्रिस्टल आयरन के बारे में बात की, तो तांग हुआन को नहीं पता था कि यह क्या था। लेकिन अब जब तांग हुआन को पता चला तो पता चला कि यह वास्तव में एक अत्यंत कीमती लौह अयस्क था। यह अयस्क बहुत पारदर्शी है, तथा अयस्क में निहित अशुद्धियां लगभग नगण्य हैं। ये तानाशाह ब्लेड एक उच्च रैंक वाला हथियार नहीं था। तांग हुआन इसे पिघलाकर एक नया हथियार बनाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से वह इतना मजबूत नहीं था। हालांकि तांग हुआन के पास अभी उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक का नाम नहीं था, फिर भी उसके पास उच्च स्तरीय हथियार परिशोधक की ताकत थी। इसके अलावा उसके पास निर्वाण पवित्र अग्नि थी, इसलिए तानाशाह ब्लेड को पिघलाना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होगा। मेरे पास भाला है, अब मुझे तलवार बनाने की जरूरत है। तांग हुआन का दिमाग तेजी से चलने लगा क्योंकि वह अपनी जरूरत की तलवार के आकार और आकृति की कल्पना कर रहा था। हालांकि तांग हुआन इसे अपने साथ नहीं ले गया। इसके बजाय उसने इसे अपने कवच के साथ तलवार शिल्प घाटी के अंदर गहरे दफना दिया। ये भी तांग हुआन का भ्रम के प्रति सम्मान था। अब जिस तलवार को तांग हुआन बनाना चाहता था, उसकी तुलना सियान डेमन तलवार से की जा सकती है। आओ गर्जन कोट। जैसे ही तांग हुआन विचार कर रहा था, एक गगनभेदी दहाड़ ने अचानक तांग हुआन को जगा दिया। आवाजें असमान थीं, मानो कई खूंखार जानवर दहाड़ रहे हों। हाँ, लोहार की दुकान के पिछले दरवाजे पर शियाओबुदियन, जो झपकी ले रहा था, उसने अपने कान खड़े कर लिए और धुएं के गुबार की तरह लोहार की दुकान के प्रवेश द्वार की ओर भागा। उसने ध्यान से अपना सिर बाहर निकालकर चारों ओर देखा। उसकी गहरी नीली आंखें आश्चर्य से भरी हुई थीं। मैं जाकर देखूंगा। छोटी लड़की उसके पीछे दौड़ी और उसके पास पहुंची। हालांकि उसे जियाओबुदियन की तरह चालाक होने की जरूरत नहीं थी। उसने तांग हुआन की ओर हाथ हिलाया, फिर अपने हाथ पैर हिलाते हुए कमरे से बाहर भाग गई। जियाओबुदियन की आंखें चमक उठी जब उसने उसे देखा, फिर भी वह अवसाद और ईर्ष्या से भरकर अपने कान और गाल खुजला रहा था। लगता है वे वापस आ गए हैं। तांग हुआन ने कुछ देर सोचा, फिर उसे एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और वह मुस्कुराते हुए दुकान से बाहर चला गया। कुछ ही देर बाद मशालें थामे एक टीम लोहार की दुकान के सामने आकर रुकी। वहां 13 बड़े लोहे के पिंजरे थे और प्रत्येक पिंजरे के अंदर एक जानवर था। भाई तांग हुआन, आओ और देखो। पंक्ति में सबसे आगे खड़े तांग जियोन ने हंसते हुए अपना हाथ हिलाया। ये लोग, इनमें से हर एक काफी मजबूत है। ये देखकर तांग हुआन मुस्कुराते हुए वहां आया। एक क्षण बाद तांग जियोनग ने पहले पिंजरे में जानवर की ओर इशारा किया और हंसा। इस आदमी का नाम स्कारलेट फ्लेम स्नोलान है। उसके पास 5वें चरण के शीर्ष मार्शल मास्टर की ताकत है। तांग हुआन ने देखा कि पिंजरे के अंदर सचमुच एक बड़ा शेर बैठा हुआ था। उसके शरीर पर फर बर्फ और हिम की तरह सफेद था, लेकिन उसके माथे पर अयाल का वह छोटा सा गुच्छा आग की तरह लाल था, और उसका आकार भी आग की एक गेंद जैसा था।
ये वास्तव में स्कारलेट फ्लेम्स नोलान का नाम था। स्कारलेट फ्लेम्स नोलान के चारों अंग और यहाँ तक कि गर्दन भी मोटी लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। गर्जन। तांग जियोन को उस ओर इशारा करते देख लाल ज्वाला हिमशेर बेहद क्रोधित हुआ। हु ध्वनि के साथ वह खड़ा हुआ और अपना विशाल मुंह खोलकर धरती को हिला देने वाली दहाड़ लगाई। भले ही वे अभी भी 1 या 2 मीटर की दूरी पर थे, तांग हुआन स्पष्ट रूप से स्कारलेट फ्लेम्स नोलान के मुंह से आने वाली बदबू को सूंघ सकता था। बड़े भाई, यह आदमी बुरा नहीं है। तांग हुआन बहुत संतुष्ट था। 5वें चरण के शिखर पर एक मार्शल मास्टर को टक्कर देने वाले जंगली जानवर दुर्लभ थे, और वह आत्मा आसंजन के तरीकों का परीक्षण करने के लिए इस तरह के जंगली जानवर का उपयोग करने में सक्षम था। अभी भी आगे कुछ बेहतर काम करना बाकी है। तांग जियोन खिलखिलाकर हंसा और एक कदम आगे बढ़ा। जल्द ही वे दोनों समूह के अंत में स्थित विशाल लोहे के पिंजरे के सामने पहुंच गए। पिंजरे में बंद जंगली जानवर का शरीर भी उतना ही विशाल था, लेकिन वह एक बहुत बड़ा भेड़िया था। यह रक्त आंखों वाला अग्नि भेड़िया है। इसकी ताकत स्टेज 6 मार्शल मास्टर के बराबर है। इसे पकड़ने के क्रम में कई भाई बुरी तरह घायल हो गए। तांग जियोंग ने कहा। बहुत शक्तिशाली। तांग हुआन मन ही मन चौंक गया। 13 लोहे के पिंजरों में लाल ज्वाला वाला हिमसिंह और रक्त नेत्र वाला अग्नि भेड़िया रखा गया, जिन्हें सबसे पहले लोहार की दुकान के पीछे वाले प्रांगण में ले जाया गया। इसके बाद 100 मध्यम श्रेणी के हथियारों का प्रयोग किया गया। आंगन में जियो बुदियन उत्सुकता से 2 लोहे के पिंजरों के चारों ओर घूम रहा था। ये स्पष्ट था कि उसने पहली बार इतना शक्तिशाली जंगली जानवर देखा था। उसे एक देहाती गंवार की तरह व्यवहार करते देख उसके बगल में बैठी वयस्क लड़की ने अपनी दोनों बाहें मोड़ ली और घृणा से अपने होंठ सिकोड़ लिए। लोहे के पिंजरे के सामने तांग हुआन चुपचाप खड़ा था, किसी भी क्षण आगे बढ़ने के लिए तैयार। गर्जन। पिंजरे में बंद स्कारलेट फ्लेम्स नोलान को खतरा महसूस हो गया था और वह तांग हुआन को गुस्से से घूर रहा था। वह एक बार फिर दहाड़ा। उसके मुंह में भयंकर नुकीले दांत थे। आत्मा आसंजन हथियार बनाने के लिए पहले आत्मा को इकट्ठा करना होगा। आत्माओं को एकत्रित करने की एक बहुत ही विशेष विधि थी। तांग हुआन ने जादुई आंख से इसके बारे में सुना था, उसके बाद से उसने इसे अभी तक नहीं आजमाया था। जब वह सोच रहा था, तांग हुआन का मन शांत हो गया था और एक अजीब साधना तकनीक और मंत्र उसके दिमाग में प्रकट हुआ। स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण कला। यह उस साधना तकनीक का नाम था जिसे काल्पनिक आंख ने तांग हुआन को बताया था। इस तकनीक का प्रभाव तलवार शिल्प घाटी में प्रतिशोधी आत्माओं की चीखों के समान ही था। मार्शल योद्धाओं की आत्मा के विरुद्ध प्रतिशोधी आत्मा के हमले ध्वनि विस्फोट के साथ शुरू हुए। अंत में स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक को अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए ध्वनि तरंगों की आवश्यकता पड़ी। इस तकनीक के मंत्र में रहस्यमय जादू समाहित प्रतीत होता था। तांग हुआन जितना अधिक पाठ करता, वह उतना ही अधिक उसमें डूब जाता, लेकिन उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक स्पष्ट हो जाती। इस तरह का एहसास बहुत अजीब था। इसके अलावा जब उन्होंने इस तकनीक का पाठ किया तो तांग हुआन के डेंटियन के अंदर की आत्मा की गोली तेज गति से घूमने लगी और उनके मन में ऐसा लगा जैसे एक के बाद एक संगीतमय स्वर आगे पीछे हो रहे थे, जो उनका ध्यान आकर्षित कर रहे थे। कुछ ही समय बाद तांग हुआन को लगा कि उसका अच्छा मांस शरीर गायब हो गया है, मानो वे पूरी तरह से जमीन के इस छोटे से टुकड़े में विलीन हो गए हों। लेकिन तुरंत बाद तांग हुआन को एक धुंधली सफेद रंग की गंध महसूस हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, यह अधिक स्पष्ट और सघन होता गया। यह मेरी आत्मा है, तांग हुआन ने सोचा। सफेद रंग की गंध बादलों से बनी गेंद की तरह थी। ये एक कटोरे जितनी बड़ी थी और थोड़ा उतार चढ़ाव कर रही थी। इस समय तांग हुआन ने तुरंत 4 विचित्र ऊर्जा तरंगों को महसूस किया, चाहे वे मजबूत हों या कमजोर, क्रमशः छोटी लड़की, जियो बुदियन और लोहे के पिंजरे में 2 जंगली जानवरों से आ रही थीं। चारों तरंगों में से छोटी लड़की सबसे शक्तिशाली थी, उसके बाद शियाओ बुदियन, रक्त आंखों वाला अग्नि भेड़िया और लाल ज्वाला वाला हिमसिंह थे। तांग हुआन को तुरंत समझ आ गया कि यह उनकी आत्मा की लहरें होनी चाहिए। इन उतार चढ़ावों की आवृत्ति और सीमा भिन्न भिन्न थी, और बहुत जल्दी ही तांग हुआन आत्मा के उतार चढ़ावों द्वारा प्रेषित भावनाओं को आसानी से पकड़ने में सक्षम हो गया। रक्त आंखों वाला अग्नि भेड़िया और लाल ज्वाला वाला हिमसिंह क्रोध और भय से भरे हुए थे, जबकि जियो बुदियन जिज्ञासु था, जबकि छोटी लड़की तिरस्कारपूर्ण लग रही थी। इससे तांग हुआन को बहुत आश्चर्य हुआ, उसने पहले कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि जब वह उस दिन तांग परिवार के मार्शल अखाड़े में था, तब भी तांग हुआन ने स्पिरिट पैलेट्स का चरम पर उपयोग किया था, और फिर उसने दूसरे पक्ष के शरीर का उपयोग कुछ हरकतें करने के लिए किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि दूसरा पक्ष झूठ बोल रहा है या नहीं। यदि उस दिन उसके पास ऐसी क्षमता होती तो तांग हुआन आसानी से उत्तर जान सकता था। मन के निर्देशों के बीच 1 सेकंड में तांग हुआन की
स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का लगातार पाठ होता रहा और उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव धीरे धीरे अधिक से अधिक तीव्र होते गए। इससे भी अधिक चमत्कारी बात यह थी कि ये उतार चढ़ाव उनके द्वारा एक के बाद एक पढ़े गए स्वरों से प्रभावित प्रतीत होते थे, जो बिना किसी भ्रम के एक अत्यंत अजीब पैटर्न प्रदर्शित करते थे। अनजाने में ही एक अत्यंत अत्याचारी चूसने की शक्ति अचानक उसकी आत्मा की गहराई से फैल गई। निकालना। तांग हुआन अचानक उस विचित्र एहसास से जाग गया और अचानक एक भूत की तरह एक रून थूक दिया। आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इसमें कोई चमत्कारी शक्ति है जो दिल को दहला देती है। लगभग उसी समय तांग हुआन का दाहिना हाथ जियोबुदियन और छोटी लड़की की चकित निगाहों के नीचे बिजली की तरह लोहे के पिंजरे के अंतराल से गुजरा और लाल ज्वाला हिमसिंह के माथे पर दबा दिया। कोट। क्रिम्सन फ्लेम स्नो लान ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला, उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वह दहाड़ना और संघर्ष करना चाहता है। लेकिन एक क्षण बाद वह आवाज भी नहीं निकाल सका और उसने अपना मुंह बंद कर लिया, जबकि उसकी आंखें सिकुड़ गईं। पंग शुओ का शरीर लोहे के पिंजरे के अंदर पड़ा था, मानो वह गहरी नींद में सो गया हो, लेकिन तांग हुआन की दाहिनी हथेली में लाल आभा का एक अतिरिक्त गोला था जो लगभग मुट्ठी के आकार का था। आभा का गोला तीव्रता से हिल रहा था, मानो वह भागना चाहता हो, लेकिन ऐसा लग रहा था कि तांग हुआन के हाथ में कोई अदृश्य जंजीर थी जो उसे मजबूती से बांध रही थी। हाँ, जियाओबुदियन ने आश्चर्य से अपनी गहरी नीली आंखें झपकाईं। आत्मा। लड़की ने अपना मुंह ढक लिया और बुदबुदाए। अपनी हथेली में आत्मा के समूह को देखते हुए, जो कि स्कारलेट फ्लेम स्नो लान था, तांग हुआन के चेहरे पर अचानक मुस्कान उभर आई। हालांकि इस समय जब उसने पहले की अजीब भावना को याद किया, तो तांग हुआन की आंखों में एक अथाह और विस्मयकारी नजर आई। तांग हुआन, तुमने जो स्कारलेट फ्लेम स्नो लान प्राप्त किया है, उसकी आत्मा इतनी पूर्ण कैसे है? अचानक छोटी लड़की की चीख सुनकर तांग हुआन सदमे से जाग गया। पलक झपकते ही उसने देखा कि छोटी लड़की उसकी दाहिनी हथेली को घूर रही है। पूरा। उसकी इस हरकत से तांग हुआन आश्चर्य से मुस्कुराने लगा। क्या ये सभी प्राप्त आत्माओं के लिए ऐसा ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। छोटी लड़की ने अपना सिर खड़खड़ाने वाले ढोल की तरह हिलाया। तुम्हें लगता है कि आत्मा प्राप्त करना आसान है? जिस क्षण आत्मा को बाहर निकाला जाता था, वह क्षतिग्रस्त हो जाती थी, विशेष रूप से जब उसे बलपूर्वक बाहर निकाला जाता था। हालांकि आपके द्वारा अवशोषित स्कारलेट फ्लेम स्नो लान की आत्मा पूरी तरह से अक्षत है। कोट। तांग हुआन थोड़ा चकित हुआ, शायद मेरी साधना तकनीक बेहतर है। यह कैसे संभव है? छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाते हुए और नाक भान सिकोड़ते हुए कहा, दानव भगवान फेन तियान के पास आत्मा विधि का सच्चा स्पष्टीकरण है। चाहे आपकी आत्मा को अवशोषित करने वाली साधना तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों न हो, वह उससे बेहतर कैसे हो सकती है? तांग हुआन अवाक था। उसने खुद से सोचा कि स्वर्गीय ध्वनि आत्मा कला वास्तव में दानव भगवान फेन तियान की आत्मा विधि सच्ची व्याख्या से थी, लेकिन वह इन शब्दों को छोटी लड़की से नहीं कह सकता था। यहाँ तक कि जब दानव भगवान फेन तियान इसे बलपूर्वक अवशोषित कर लेता है, तब भी जीवित लोगों की आत्मा को अलग अलग स्तर की क्षति होगी, लेकिन आपकी आत्मा पूरी तरह से सुरक्षित है। छोटी लड़की ने फिर कहा। ओह। उसकी बातें सुनकर तांग हुआन को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा। शायद यह अमृत के कारण था, लेकिन जब उसने जादुई आंख से स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक के बारे में सुना, तो उसने कभी नहीं कहा था कि इस पद्धति का उपयोग करने से अमृत इस तरह से प्रतिक्रिया करेगा। शायद ये स्वर्ग की इच्छा है। कोट। अगले ही पल तांग हुआन ने अपने कंधे उचकाए और हंस दिया। छोटी लड़की ने असंतोष में अपने होठों को मोड़ा और जिज्ञासा से पूछा, तांग हुआन, तुमने इस स्कारलेट फ्लेम स्नो लान की आत्मा को क्यों अवशोषित किया? छोटा बच्चा इतना क्यों पूछ रहा है? तांग हुआन ने सीधे चेहरे से डांटा। अपने हाथ में लाल क्यूई की गेंद को पकड़े हुए वह हंसा और कमरे में चला गया। बच्चा। छोटी लड़की घबरा गई और खींच गई जब उसने तांग हुआन की ओर चिल्लाते हुए कहा, अरे यार, मुझे लगता है कि तुम दादी बनने के लिए काफी हो। दुर्भाग्यवश उसकी बचकानी आवाज न केवल डराने वाली लगती थी, बल्कि दूसरों को हंसाती भी थी। तांग हुआन ने छोटी लड़की के शोर पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ ही कदम चलकर बेडरूम में प्रवेश कर गया। जियाओबुदियन की गहरी नीली आंखें घूम गईं। उसने अपनी लाल और कोमल जीभ बाहर निकाली, अपने दो छोटे पंजे मुंह के पास रखे और छोटी लड़की की ओर मुंह बनाते हुए वह भी कमरे में घुस गया। छोटे बदमाश, भागो मत। छोटी लड़की क्रोधित हो गई और मुठ्ठियां लहराते हुए उसके पीछे भागी। जल्द ही तांग हुआन ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए वह बगल वाले बूढ़े आदमी के कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया। आओ। आंगन में ब्लड प्यूपिल फायर वुल्फ ने आखिरकार धीमी आवाज में दहाड़ने का साहस किया।
बूढ़े आदमी के कमरे के अंदर तांग हुआन पहले से ही अपनी हथेलियों के बीच स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की आत्मा के साथ क्रॉस लेग बैठा था। हालांकि वह एक बार फिर अपने दिल में स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का जाप कर रहा था। अब आत्मा आसंजन का पहला चरण पूरा हो गया। आत्मा को सफलतापूर्वक एकत्रित करने के बाद उसे तुरंत आत्मा को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी, अन्यथा आत्मा कमजोर और कमजोर होती जाएगी। आत्माओं को एकत्रित करने की तुलना में उन्हें विकसित करने में अधिक समय लगता है। इसके अलावा यदि वह अपनी आत्मा को विकसित करना चाहता था तो तांग हुआन को स्वर्गीय नोट की आत्मा नियंत्रण तकनीक में और भी अधिक कुशल बनने की आवश्यकता होगी। अभी तांग हुआन उस विचित्र भावना में डूबा हुआ था। आत्मा खोज के बाद भी वह स्थिति के बारे में अभी भी अस्पष्ट था। इस बार तांग हुआन इसे विस्तार से समझना चाहता था। डेंटियन के भीतर आत्मा की गोली घूमने लगी। 2 सांसों से भी कम समय में तांग हुआन एक बार फिर अपनी आत्मा को महसूस कर सकता था। अतीत में तांग हुआन अपनी आत्मा के अस्तित्व को केवल हल्के से महसूस कर सकता था। स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत होने के बाद वह भावना थोड़ी स्पष्ट हो गई थी। लेकिन अब वह आत्मा एक डेंटियन की तरह थी। स्थिति पूरी तरह से तांग हुआन के दिमाग में उभर आई। उस क्षण तांग हुआन को अचानक समझ में आया, स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक के उपयोग से उसकी आत्मा के अस्तित्व की भावना अनगिनत गुना बढ़ गई, और जैसे ही ऐसा हुआ उसके मांस शरीर के अस्तित्व की भावना कम हो गई, और आत्मा की गोली के तीव्र परिसंचरण के साथ तांग हुआन दुनिया के साथ विलीन हो गया था। 2 कारकों के प्रभाव के तहत तांग हुआन को अंततः एक अजीब एहसास हुआ कि उसका मांस शरीर गायब हो गया था और उसका पूरा अस्तित्व स्वर्ग और पृथ्वी के साथ एक हो गया था। उसके मन में संगीत की एक श्रृंखला गूंज उठी। यद्यपि तांग हुआन केवल स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण कला के लिए मंत्र का पाठ कर रहा था, ये पाठ उसके पिछले जीवन में किए गए पाठ से पूरी तरह से अलग था। इस साधना तकनीक की अवधि केवल 108 शब्दों की थी, लेकिन तांग हुआन द्वारा पढ़े गए प्रत्येक अक्षर की मात्रा, गति और यहाँ तक कि उच्चारण भी अलग अलग थे। यद्यपि वे उसकी आवाज़ के साथ बाहर तक प्रतिध्वनित नहीं होते थे, फिर भी वे उसके मन में असाधारण रूप से स्पष्ट रूप से प्रकट होते थे। इस समय तांग हुआन के मन में ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति लगातार एक मंत्र का जाप कर रहा है। स्वर मजबूत और कमजोर थे, भाषण की गति धीमी और मिश्रित थी, लेकिन यह टूट नहीं रही थी। इसके बजाय ऐसा लग रहा था जैसे कि धागे थे और निरंतर थे, जैसे कि ये सभी स्वर अदृश्य धागों से बने थे जो एक दूसरे से जुड़कर एक अतुलनीय अद्भुत संगीत बनाते थे। धुन एक गीत की तरह थी। तांग हुआन की आत्मा भी प्रभावित हुई और उसके साथ प्रतिध्वनित होने लगी। कुछ ही समय बाद चूसने की सफेद और कोमल शक्ति धीरे धीरे प्रकट हुई। पहले तो ये कमजोर था, लेकिन कुछ ही सांसों के बाद यह अत्यंत अत्याचारी हो गया। तांग हुआन का दिमाग घूम गया। उसके दिमाग में धुन अचानक बदल गई। उसकी आत्मा की गहराई से अभी अभी निकली हुई चूसने की शक्ति तुरंत गायब हो गई और आत्मा के उतार चढ़ाव भी चुपचाप बदल गए। एक क्षण बाद एक सफेद रंग की गंध आत्मा से अलग हो गई और तेजी से उसकी हथेली में स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की आत्मा में प्रवेश कर गई। पहले एक, फिर दूसरे और तीसरे। जैसे जैसे स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक प्रसारित होती रही, अधिक से अधिक सफेद रंग की गंध अलग हो गई और स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की आत्मा के साथ विलीन हो गई। सफेद रंग की गंध के ये धागे वास्तव में तांग हुआन की आत्मा ऊर्जा थे। एक कृत्रिम आत्मा को पोषित करने के लिए, यद्यपि वह अन्य जीवित प्राणियों की आत्मिक शक्ति का भी उपयोग कर सकती थी, फिर भी ये सबसे अच्छा विकल्प था। इस तरह एक बार जब आत्मा आसंजन सफलतापूर्वक तैयार हो गया, तो बनाए गए हथियार स्वतंत्रतापूर्वक घूमने में सक्षम हो जाएंगे और व्यक्ति के मन और आत्मा को जोड़ सकेंगे। अन्य लोग चाहकर भी ऐसा हथियार नहीं छीन पाएंगे। लेकिन यदि यह अन्य प्राणियों की आत्माओं से विकसित एक कृत्रिम आत्मा थी, तो एक बार आत्मा आसंजन सफल होने के बाद इसे अपना मानने से पहले इसे वश में करने और पोषित करने की आवश्यकता होगी। समय उड़ गया और क्रिम्सन फ्लेम्स नोलान की आत्मा धीरे धीरे शांत हो गई। तांग हुआन ने रुकना नहीं चाहा। उसने स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का उपयोग जारी रखा, लगातार अपनी शक्ति के निशानों को अपनी आत्मा से अलग किया और उन्हें उसमें मिला दिया। अज्ञात समय के बाद तांग हुआन को पता चला कि उसकी हथेली और स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की आत्मा के बीच एक मानसिक संबंध प्रतीत होता है। ये भावना कमजोर थी, लेकिन वास्तविक थी। महान। तांग हुआन की अभिव्यक्ति बदल गई। अंततः उन्होंने स्वर्गीय ध्वनि नियंत्रण आत्मा कला का प्रयोग बंद कर दिया और अब अपनी आत्मा शक्ति को स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की गेंद में नहीं भेजा। उसके बाद एक विचार के साथ उसकी हथेली में स्कारलेट फ्लेम्स नोलान को मानो कोई आदेश मिला हो और वह धीरे धीरे हवा में तैरने लगा। बड़ी मात्रा में आत्मबल के सम्मिलन से इस क्रिम्सन फ्लेम्स नोलान की आत्मा अत्यंत स्थिर थी। अगर इसे 10 से 15 दिन के लिए भी छोड़ दिया जाए तो ये कमजोर या नष्ट नहीं होगा।
बस कुछ और बार और ये हो जाएगा। अपनी आत्मा को नियंत्रित करते हुए तांग हुआन ने पलक झपकते ही खिड़की से बाहर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। आसमान पहले से ही चमक रहा था, फिर भी वह पूरी रात इस कमरे में रहा था, लेकिन इस रात के बाद भी वह अभी भी ऊर्जावान था और उसे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। तांग हुआन को इतनी आत्मिक ऊर्जा खोना महत्वहीन लग रहा था। तांग हुआन जानता था कि ऐसा होना चाहिए क्योंकि वह 108 तलवार सील के साथ जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक का प्रयोग किया तो उन्हें पहले से ही अपनी आत्मा की गहरी समझ थी। उन्होंने पाया कि न केवल उनकी आत्मा में एक भयानक तलवार की मंशा थी, बल्कि उनकी आत्मा की ताकत भी एक औसत स्टेज 9 मार्शल संत से तुलना नहीं की जा सकती थी। परिणामस्वरूप तांग हुआन को अपनी आत्मा के पोषण में एक अनूठा लाभ होगा। बेशक ऐसा इसलिए भी था क्योंकि स्कारलेट फ्लेम्स नोलान की आत्मा पर्याप्त मजबूत नहीं थी। यदि यह 9वें चरण के मार्शल संत की आत्मा होती तो तांग हुआन निश्चित रूप से इतना निश्चिंत नहीं होता। तांग हुआन कोट, जल्दी से बाहर आओ, तांग परिवार के लोग तुम्हें ढूंढने आए हैं। अंततः वह आ ही गया। तांग हुआन मुस्कुराया और उछल पड़ा। ये लोग सचमुच तेज दौड़ते हैं। 20 तांग परिवार के सदस्यों की आकृतियों को तेजी से गायब होते देख तांग शियोंग अपनी हंसी रोक नहीं सका। कुछ समय पहले तांग जिन, तांग जुन, तांग होंग, तांग जियांग और आध्यात्मिक अग्नि की शक्ति वाले 20 से अधिक अन्य शिष्य यहां आए थे। हालांकि उनके अलावा कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। वे इस बात से भी चिंतित थे कि उनके प्रकट होने से ये घटना फिर से घटित हो जाएगी, इसलिए उन्होंने तांग जिंग और अन्य लोगों को बड़ी संख्या में उच्च श्रेणी के रत्न लाने के लिए कहा। तांग हुआन ने 20 से अधिक तांग परिवारों से आध्यात्मिक अग्नि की ऊर्जा को अवशोषित करने में केवल 1/4 घंटे का समय लगाया। एक बार जब आंतरिक चोटें ठीक हो गईं, तो ऐसा लगा जैसे तांग जिंग और अन्य लोगों को क्षमा मिल गई हो। वे एक क्षण भी अधिक देर तक वहां रुकने का साहस नहीं कर सके और कुछ ही देर में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए। भाई तांग हुआन, ये केवल अब तक था कि तांग परिवार ने मनी ले ली। अपनी नजरें हटाने के बाद तांग जियोनग ने अवचेतन रूप से बगल में रखे 2 बड़े बैगों की ओर देखा और पाया कि वे पहले से ही खाली थे। वह एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने लोहार की दुकान की ओर देखा और देखा कि छोटी लड़की उन्हें एक हाथ में पकड़े हुए उन्हें दुकान के अंदर खींच रही थी। इस छोटी सी लड़की में सचमुच बहुत ताकत है, तांग जियोंग ने आश्चर्य से कहा। वह लंबे समय से उस छोटी लड़की के बारे में जानने को उत्सुक था जो हमेशा तांग हुआन के साथ रहती थी। चाहे क्रिसेंट सिटी के बाहर घात लगाकर हमला हो रहा हो या तांग परिवार के मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में, छोटी लड़की अभी भी शांत थी और रोई भी नहीं। और अब ऐसी 2 या 3 साल की लड़की वास्तव में कई 100 पाउंड वजन का रत्न बैग आसानी से उठा सकती है। ये पूर्णतः अतार्किक था। अतीत में जब तांग हुआन कुछ नहीं कहती थी तो तांग शियों के लिए पूछना सुविधाजनक नहीं था, लेकिन अब वह इसे और सहन नहीं कर सका। भाई तांग हुआन, आपने इस लड़की को कहाँ पाया? अगर मैं तुमसे कहूं कि मैंने उसे उठाया है तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? तांग हुआन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम पर विश्वास नहीं करता। तांग जियोंग ने बिना सोचे समझे अपना सिर हिला दिया। वास्तव में मेरे द्वारा उठाया गया था। तांग हुआन जोर से हंसा। कोट। तांग शियोंग और भी अधिक अवाक था। उसने तुरंत अपनी बातचीत जारी रखी और अपनी आवाज कम कर दी। भाई तांग हुआन, तांग परिवार ने अभी अभी मनी भेजी है। क्या ये हो सकता है कि आपने सही अनुमान लगाया है? आपको पहले दिव्य अस्त्र मंडप की जांच के परिणाम देखने होंगे। तांग हुआन ने हंसते हुए कहा, मैं बाद में दिव्य हथियार मंडप में जाकर पूछताछ करूंगा। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि मेरे मध्य हथियार परिशोधक की पहचान बैच को उच्च स्तर के हथियार परिशोधक में बदल दिया जाएगा। ठीक है, तांग जियोंग जोर से हंसा। ऐसा लगता है कि हमारे गौरव महाद्वीप का दूसरा युवा उच्च रैंकिंग वाला हथियार परिशोधक जल्द ही दिखाई देगा। दूसरा यंग, सबसे पहले नंबर पर कौन है युवा? उसके शब्दों को सुनकर तांग हुआन पहले तो थोड़ा स्तब्ध रह गई और फिर वह चौंकी, लेकिन हेवनली फोर्जिंग सिटी, वह बिल्कुल, उसे 14 वर्ष की आयु में स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया था और दूसरे दिन दिव्य हथियार मंडप की परीक्षा उत्तीर्ण की। पिछले कुछ 100 वर्षों में सबसे कम उम्र की उच्च रैंकिंग वाली हथियार परिशोधक बन गई। अभी वह संभवतः पहले से ही 8वें चरण के मार्शल लॉर्ड हथियार शोधन मास्टर हैं। हथियार शोधन मास्टर, तांग हुआन भावुक हो गया। ये देखकर तांग जियोनग अपनी हंसी रोक नहीं सका। भाई तांग हुआन, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यद्यपि आपने उससे बाद में शुरुआत की, फिर भी आपकी गति उससे कहीं अधिक है। मेरा मानना है कि कुछ वर्षों में आप उसके बराबर पहुंच जाएंगे और उससे भी आगे निकल जाएंगे और उसके पास आपके पीछे चलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। बड़े भाई, आपके शुभ शब्दों के लिए धन्यवाद। तांग हुआन अपनी हंसी रोक नहीं सका। ओह ठीक है बड़े भाई,
क्या पिछले कुछ दिनों में उस हथियार की दुकान पर कोई गतिविधि हुई है? इस समयावधि में हालांकि तांग हुआन पूरे समय लोहारखाने में रहा, उसने एक दिन के लिए भी बूढ़े मोटे की हथियार की दुकान पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं किया। लगभग हर दिन तांग जियोंग हथियार भंडार के पास पहरा देने के लिए 2 लोगों की व्यवस्था करता था। जब भी कोई परेशानी का संकेत मिलता, वे उसे सूचित करने के लिए वापस आ जाते। लेकिन दुर्भाग्यवश 10 दिन बाद भी हथियार की दुकान पर शांति थी। तांग हुआन को तो ये भी संदेह था कि बूढ़े मोटे आदमी को स्वर्गीय फोजिंग सिटी में कुछ दुर्घटना का सामना करना पड़ा था। भाई तांग हुआन, मैं अभी आपको बताने ही वाला था। जब तांग जियोंग ने ये सुना, तो उसने अपने सिर के पीछे जोर से थपथपाया और हंसते हुए कहा, बस आज सुबह ही वह हथियार की दुकान खुली है। क्या? तांग हुआन बहुत खुश था। उसने अनायास ही तांग जियोंग की कलाई पकड़ ली और उत्सुकता से पूछा, ओल्ड फैटी वापस आ गया है? खांसी खांसी, भाई तांग हुआन, मैंने अभी बोलना खत्म नहीं किया है। तांग जियोंग ने 2 बार हंसते हुए कहा, दुकान मालिक वापस नहीं आया। दरवाजा खोलने वाला दुकान का सहायक था। उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें बताया गया था और नियमित रूप से दुकान की सफाई की। ये सुनकर तांग हुआन चौंक गया। उसकी भौहों के बीच की खुशी तुरंत गायब हो गई और उसने निराशा में तांग जियोंग की कलाई छोड़ दी। हालांकि तांग शियोंग को तांग हुआन और दुकानदार के बीच के रिश्ते के बारे में पता नहीं था, लेकिन वह अंदाजा लगा सकता था कि दोनों के बीच एक दूसरे के साथ गहरा संबंध होना चाहिए। इसलिए उसने जल्दी से कहा, भाई तांग हुआन, जब दुकानदार दुकान की सफाई कर रहा था तो उसे गलती से वहां एक पत्र मिला। ये दुकानदार ने आपके लिए छोड़ा था। ये सुनकर तांग हुआन को अपने कानों पर विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई। तभी उसने देखा कि तांग जियोंग उसके सीने से एक लिफाफा निकालकर उसे दे रहा है। क्या सचमुच कोई पत्र है? तांग हुआन बहुत खुश हुआ। लेकिन जैसे ही तांग हुआन को पत्र मिला, वह चिंतित हो गया। उस छोटे से क्षण में उनकी मनोदशा रोलर कोस्टर की सवारी करने जैसी थी, शिखर से नीचे गिरना और फिर शिखर पर चढ़ना। उसे नहीं पता था कि पत्र खोलने के बाद वह फिर से नीचे गिरेगा या नहीं। इसके बारे में सोचने के बाद तांग हुआन लिफाफा खोलने और कागज का एक टुकड़ा निकालने से खुद को रोक नहीं सका। एक नज़र में ही तांग हुआन दंग रह गया। वहां केवल कुछ ही अक्षर थे। मैं, मोटा दादा, टहलने के लिए बाहर गया था। मुझे डर है कि मैं थोड़े समय में वापस नहीं आ पाऊंगा। अपना ख्याल रखें। यदि आप सावधान नहीं रहे तो किसी के द्वारा मारे न जाएं। अगले जून में मैं हेवनली फोजिंग सिटी जाऊंगा। यदि आप भी वहां हों तो हम 6ठे महीने के 6ठे दिन रिटर्न रेजिडेंस पर मिल सकते हैं। अगले साल द 6 जून को। तांग हुआन के हाव भाव अजीब देखकर तांग जियोंग खुद को रोक नहीं सका और बुदबुदाया, अभी तो लगभग 1.5 साल ही हुआ है। बड़े भाई, स्वर्गीय फोजिंग सिटी में भी वापस लौटने की कोई जगह है? तांग हुआन को होश आया और उसने गहरी सांस ली। बेशक है। गौरव महाद्वीप के उन प्रसिद्ध शहरों में ऐसे परिवार हैं जो वहां रहने के लिए वापस आ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन शहरों को ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल द्वारा खोला गया था। तांग जियोंग ने अपना सिर हिलाया। पवित्र मंदिर की महिमा। तांग हुआन ने सिर हिलाया। चूंकि इसे ग्लोरी सेक्रेड टेम्पल द्वारा खोला गया था, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे ग्लोरी साम्राज्य के शाही परिवार द्वारा खोला गया होगा, जिसे शान परिवार के रूप में भी जाना जाता था। उसने शुरू में सोचा था कि बूढ़ा मोटा आदमी अभी भी हेवनली फोजिंग सिटी में होगा, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह वास्तव में बादलों में तैर रहा होगा और उसने अगले साल जून के 6ठे दिन हेवनली फोजिंग सिटी में रिटर्न रेसिडेंस में उससे मिलने की व्यवस्था भी कर ली थी। कागज पर लिखे शब्दों को दोबारा पढ़ने के बाद तांग हुआन के मन में अचानक एक विचार आया। बड़े भाई, हथियार दुकान के सहायक कितनी बार दुकानों की सफाई करते हैं? 10 दिन। क्या गलत? तांग जियोंग ठिठक गया। हर 10 दिन में एक बार। इसका मतलब यह है कि दुकान सहायक ने दुकान की कई बार सफाई की है। आज जब उसे ये पत्र मिला तो उसे ये क्यों नहीं मिला? तांग हुआन ने भारी आवाज में कहा, यह थोड़ा अजीब है। मैंने आज सुबह उस दुकान सहायक से व्यक्तिगत रूप से पूछा और वह ये जानकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि मुझे ये पत्र मिला। तांग शियोंग ने अचानक अपना हाथ थपथपाया और चौंक कर बोला, भाई तांग शियोंग, आप ये कह रहे हैं कि ये पत्र मालिक ने कुछ दिन पहले ही हथियार की दुकान में रखा था? बहुत संभावना है। अरे यार, मैं अभी किसी को भेजकर पूरे शहर की अच्छी तरह से तलाशी कराता हूँ। कोई जरूरत नहीं, बड़े भाई। अब तक तो वह चला गया होगा। तांग हुआन पहले से ही अनुमान लगा सकता था कि बूढ़ा मोटा आदमी उसके लिए ऐसा पत्र क्यों छोड़ेगा। इस समयावधि के दौरान तांग परिवार के मार्शल आर्ट अभ्यास मैदान में उसने जो कुछ किया था, वह बहुत पहले ही पूरे फ्यूरियस वेव्स शहर में फैल चुका था। ये खबर निश्चित रूप से व्यापक हो गई कि उनकी मां की कब्र खाली थी। ये बहुत संभव था कि बूढ़ा मोटा आदमी पिछले कुछ दिनों में स्वर्गीय फोजिंग सिटी से फ्यूरियस वेव्स सिटी में वापस आया था और उसने ये अफवाहें सुनी थीं।
इसीलिए वह ऐसा पत्र लिखकर वहां से चले गए। इसके बजाय उस बूढ़े मोटे व्यक्ति ने जो किया, उससे तांग हुआन के मन में अपनी माँ और यहाँ तक कि अपने पिता की उत्पत्ति के बारे में अंतहीन जिज्ञासा पैदा हो गई। साथ ही इस बात के बारे में भी जिज्ञासा पैदा हो गई कि इतने साल पहले उसकी माँ ने अपनी मौत का नाटक किया था। उसे लग रहा था कि इस मामले में जरूर कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है, अन्यथा बूढ़े मोटे को सच्चाई के बारे में पूछताछ करने से डरने की भी जरूरत नहीं थी। हालांकि इस पत्र के साथ तांग हुआन के दिल की चिंता काफी हद तक गायब हो गई। अपने मालिक के यहाँ न होने पर बूढ़ा आदमी भी वहां से चला गया। इस समय चाहे वह कितना भी चिंतित क्यों न हो, ये सब बेकार था। आखिरकार मामले की सच्चाई केवल उनसे ही प्राप्त की जा सकती थी। सौभाग्यवश बूढ़ा मोटा आदमी बिल्कुल सही समय पर पीछे रह गया था। उस समय वह सब कुछ जान सकेगा जो वह जानना चाहता था। अन्यथा बूढ़े मोटे को बैठक के लिए समय निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अभी तांग हुआन को बस अगले साल के 6ठे दिन तक इंतजार करना था ताकि वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी के वापसी निवास की यात्रा कर सके। इससे पहले उसे बस वही करना था जो उसे करना था। 6 जून तांग हुआन ने धीरे से ये कुछ शब्द कहे, जैसे ही उसका दिल धीरे धीरे शांत हुआ। कुछ ही समय बाद तांग हुआन लोहार की दुकान से निकलकर दिव्य हथियार मंडप में चला गया। मूलतः तांग हुआन ने गुप्त रूप से वापस जाने की योजना बनाई थी। वह इतना हंगामा नहीं करना चाहता था, लेकिन वह तांग जियोन को बदल नहीं सकता था। अंत में वह केवल महान तांग साम्राज्य के कुछ 100 सैनिकों को ही अपने पक्ष में ले जाने में सक्षम हो सका। जब तांग हुआन वापस लौटा तो दोपहर हो चुकी थी। इस समय उसने न केवल अपने शरीर पर मध्य स्तर के हथियार परिशोधक के प्रतीक को उच्च स्तर के हथियार परिशोधक में बदल दिया, बल्कि उसने किंग ये से तांग परिवार की गतिविधियों के बारे में भी पता लगा लिया। जहां तक हाल के महीनों में तांग परिवार के प्रारंभिक धन की गतिविधियों का सवाल है, दिव्य हथियार मंडप ने अभी तक उनकी स्पष्ट जांच नहीं की थी। तांग हुआन को लगा कि इस मामले की जांच करना बेहद मुश्किल होगा। तांग परिवार इतना मूर्ख नहीं होगा कि इस मामले में स्पष्ट खामियां और निशान छोड़ जाए। ये जानते हुए कि तांग परिवार ने ताई बाई शे का उपयोग उन 280 उच्च श्रेणी के रत्नों के बदले में किया था, तांग हुआन ने तांग परिवार को एकांत रात्रि दिव्य महल हत्याकांड का नंबर 1 संदिग्ध लक्ष्य बनाया। बेशक तांग हुआन अभी तांग परिवार के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएगा। भविष्य में बहुत समय बाकी है और निश्चित रूप से भविष्य में बेहतर अवसर मिलेंगे। लोहार की दुकान पर लौटने के बाद तांग हुआन एक बार फिर कई दिनों तक अपने कमरे में रहा। दुकान के बाहर लगे लोहे के पिंजरों को वास्तव में एक एक करके अंदर लाया जा रहा था और फिर एक एक करके बाहर निकाला जा रहा था। जब वे अंदर गए तो पिंजरों में बंद जानवर जीवित और सक्रिय थे, और जब वे बाहर आए तो ऐसा लगा जैसे वे सभी गहरी नींद में सो गए हों। जानवरों के शरीर पर कोई घाव नहीं था, लेकिन उन्हें कितना भी उत्तेजित किया गया, उनमें से कोई भी नहीं जागा। जहां तक उन जंगली जानवरों ने लोहार की दुकान में वास्तव में क्या अनुभव किया था, तो आसपास पहरा दे रहे महान तांग साम्राज्य के योद्धा बहुत उत्सुक थे। हालांकि तांगशियों के सख्त आदेश के तहत किसी ने भी उन पर जासूसी करने की कोशिश नहीं की और किसी ने भी बेतरतीब ढंग से कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा कि इन जंगली जानवरों को तांग हुआन ने मार डाला था जब वह खेती कर रहा था। ये एक और देर रात थी। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। बूम। चमकदार रोशनी वाली लोहार की दुकान के अंदर से एक जोरदार आवाज आई। न केवल लोहार की दुकान हिल गई, बल्कि 10 मीटर के दायरे में जमीन भी तीव्रता से कांपने लगी। लोहार की दुकान के प्रवेश द्वार पर कई महान तांग साम्राज्य के योद्धा बाहर झांक कर देखने लगे। दुर्भाग्यवश उन्होंने ये नहीं देखा कि इस समय के दौरान, जब तांग हुआन अपने हथियार बना रहा था, रहस्यमय छोटी लड़की हमेशा दरवाजा बंद कर देती थी। यह अज्ञात था कि क्या ये तांग हुआन का आदेश था या छोटी लड़की ने स्वयं ऐसा किया था। सभी को लगा कि सबसे अधिक संभावना यही है। ये तो 5वीं बार हो गया है ना। कवच पहने एक सुंदर चेहरे वाला युवक ये पूछे बिना नहीं रह सका, क्या मास्टर तांग हुआन भी हथियार बनाने में असफल हो जाएंगे? मध्यम श्रेणी का हथियार बनाना निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि ये कहना कठिन है कि यह उच्च श्रेणी का हथियार है या नहीं। आखिरकार मास्टर तांग हुआन को कुछ समय पहले ही स्टेज 7 मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत किया गया है, इसलिए उनके लिए कभी कभी असफल होना सामान्य बात है। इस बारे में हंगामा मचाने की कोई जरूरत नहीं है। यह कोई कभी कभार की विफलता नहीं है, बल्कि लगातार 5 विफलताएं हैं। किसी ने तुरंत उत्तर दिया, संदेहास्पद ढंग से पूछा, वाकई अजीब बात है। कुछ दिन पहले मास्टर तांग हुआन ने सीनियर जनरल कियान के लिए एक उच्च श्रेणी का हथियार भी बनाया था। फिर देखा कि मास्टर तांग हुआन तकनीकों में बेहद कुशल हैं और बहुत शांत हैं, फिर भी हर बार जब वे हथियार बनाते हैं तो असफल क्यों होते हैं? वरिष्ठ हजार जनरलों, मास्टर तांग हुआन इस समय किस तरह का उच्च स्तरीय हथियार बना रहे हैं?
वह सुंदर आदमी तांग जियोन की ओर देखे बिना न रह सका। मुझे कैसे पता होगा? यदि वे बिखर गए तो फिर वे सब यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए थे? जब तांग जियोनग ने ये सुना तो उसने झुंझलाहट में उस सुंदर आदमी को घूरा और उसे कुछ थप्पड़ मारे और उन सभी को दुकान के प्रवेश द्वार से भगा दिया। इस समय उसका दिल भी बाकी लोगों की तरह ही बिल्ली की तरह खुजला रहा था और वह बेहद उत्सुक था। इन दिनों तांग हुआन ने उसे कुछ रत्न और अयस्क खोजने के लिए कहा ताकि वह हवा में रहते हुए भी उच्च स्तर का हथियार बनाने में उसकी मदद कर सके, और उसने अपने भाइयों की भी मदद की जो जंगली जानवरों का शिकार कर रहे थे ताकि वह मध्यम स्तर का हथियार बना सके। लेकिन अन्य समय में तांग हुआन लोहारखाने में छिपा हुआ था, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या कर रहा था। अगर उसने दरवाजा बंद नहीं किया होता तो तांग जियोनग अंदर आकर खुलेआम देख सकता था। हालांकि जब लोहार की दुकान के दरवाजे बंद हो गए तो वह ऐसा नहीं कर सका। क्या ये कोई शक्तिशाली उच्च श्रेणी का हथियार बनाने का काम हो सकता है? तांग जियोनग ने खुद से कहा और असहाय होकर पास के तंबू की ओर चल पड़ा। एक और असफलता। लोहारखाने में तांग हुआन ने भौहें सिकोड़ी और आह भरी। इस समय लोहार की दुकान का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। लोहार की विफलता से उत्पन्न शक्ति ने असाधारण रूप से हिंसक आघात तरंग पैदा कर दी, जिससे आसपास की मेजें और कुर्सियां जमीन पर गिर गईं। जियाओबुदियन और छोटी लड़की ने इस अव्यवस्थित स्थान को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। हालांकि तांग हुआन बिना हिले डुले वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखें उस लंबी तलवार पर केंद्रित थी जो काले गहरे लोहे से बनी थी। वहां पहले से ही अंधेरा छाया हुआ था और चमक भी गायब हो चुकी थी। ये पहले से ही 5वीं बार था जब तांग हुआन ने एक आत्मा आसंजन हथियार बनाने की कोशिश की थी, और परिणाम पिछले 4 बार के समान ही थे। हथियार बनाने के दौरान तांग हुआन के हर कदम पर मिराज के निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया था, फिर भी उनमें से एक भी सफल नहीं हुआ। हर असफलता के बाद तांग हुआन अपनी गलतियों से सीखता था। क्या ऐसा हो सकता है कि भ्रम की वर्तमान पीढ़ी के शब्द थोड़े गलत हों? तांग हुआन ऐसी संभावना के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आखिरकार जब वर्तमान पीढ़ी को आत्मा आसंजन के बारे में पता चला तो वे हमेशा तलवार आत्मा राजा की स्थिति में थे, इसलिए उनके सिर में दर्ज की गई चीजें गलत होने की अधिक संभावना थी। जैसे ही तांग हुआन के विचार तेजी से आगे बढ़े, उसने लगातार विफल हो रही 5 तलवारों को मेज पर पंक्तिबद्ध किया और उनकी एक दूसरे से तुलना की। अपने मन में वह लगातार यह सोचता रहा कि काल्पनिक आंख ने तलवार शिल्प घाटी में क्या कहा था। काफी देर बाद तांग हुआन के मन में अचानक एक विचार आया, क्या इन सभी असफलताओं का कारण ये हो सकता है कि इन जानवरों की आत्माएं बहुत कमजोर हैं? थोड़ी देर बाद तांग हुआन पहले ही बूढ़े आदमी के बेडरूम में प्रवेश कर चुका था। घने अंधेरे अंतरिक्ष में 8 अलग अलग रंग की आत्माएं टिमटिमा रही थीं। तेल का दीपक जलाने के बाद कमरा तुरंत उज्ज्वल हो गया और 8 आत्माएं और भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगीं। तांग जियोन के सैनिकों ने भूल भुलैया क्षेत्र 1 में कुल 13 जंगली जानवरों को पकड़ लिया था। सबसे शक्तिशाली ब्लड आइड फायर वुल्फ के अलावा अन्य 12 में 5वें चरण के मार्शल मास्टर के बराबर ताकत थी, और रेड फ्लेम स्नोलान और अन्य 2 सभी 5वें चरण के शीर्ष चरण के मार्शल मास्टर के बराबर थे। इन दिनों तांग हुआन हर रात एक जानवर की आत्मा को अवशोषित करता था और दिन के दौरान अन्य जानवरों की आत्माओं का पोषण करता था। 5 दिन पहले तांग हुआन ने अंततः स्पिरिट एडहेसन हथियार बनाने का अपना पहला प्रयास शुरू किया। अपनी असफलताओं के बाद भी तांग हुआन हतोत्साहित नहीं हुआ। वह प्रतिदिन एक बार प्रयास करता था और आज तक वह लगातार 5 बार प्रयास कर चुका था, लेकिन वह 5 बार असफल भी हुआ। एक उच्च स्तरीय हथियार बनाने के लिए शायद किसी के पास एक पशु आत्मा होनी चाहिए जो स्टेज 7 मार्शल मास्टर से मेल खा सके। तांग हुआन ने मन ही मन कहा, ऐसा शक्तिशाली जंगली जानवर केवल भाग्य से ही मिल सकता है, लेकिन उसे पाना कठिन है। इसे कम समय में ढूंढ पाना असंभव है। चूंकि मुझे ऐसा शक्तिशाली जंगली जानवर नहीं मिल सकता, इसलिए मैं ऐसी शक्तिशाली आत्मा बना सकता हूं। थोड़ी देर बाद तांग हुआन ने मन बना लिया। उसने अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। रक्त आंखों वाला अग्नि भेड़िया उसकी हथेली पर उतरा। इस समय तांग हुआन सोच रहा था कि दानव भगवान फेन तियान भ्रामक आंखों के माध्यम से तलवार शिल्प घाटी में क्या करने की तैयारी कर रहा था, जिससे प्रतिशोधी आत्माओं और रक्त आत्माओं को एक दूसरे को खाने की अनुमति मिल गई और अंततः सबसे शक्तिशाली रक्त आत्मा राजा का गठन हुआ। तांग हुआन ने अब वही काम किया और उनकी सभी आत्माओं को एक शरीर में मिला दिया। 8 आत्माओं में से रक्त नेत्र अग्नि भेड़िया की आत्मा सबसे शक्तिशाली थी। एकीकरण के लिए स्वाभाविक रूप से रक्त नेत्र अग्नि भेड़िया पर ध्यान केंद्रित करना होगा और फिर अन्य 7 आत्माओं को उसमें विलय करना होगा। इस तरह संयुक्त आत्माएं सबसे मजबूत बन जाएंगी। यदि यह नेता के रूप में चरण 5 मार्शल मास्टर की ताकत के साथ अन्य जंगली जानवर आत्माएं थीं, तो सम्मेलन का प्रभाव निश्चित रूप से कमतर होगा। हल्की सांस लेते हुए
तान हुआन ने खुद को शांत किया और पैर मोड़कर बैठ गया। फिर उसके मन की एक हल्की सी हलचल के साथ एक सेकंड में दूसरी सफेद रंग की आत्मा धीरे धीरे उसकी हथेली में तैरने लगी। बहुत जल्दी ही तान हुआन ने स्वर्गीय नोट संप्रदाय की आत्मा नियंत्रण तकनीक जारी कर दी थी। हालांकि इस बार तान हुआन अपनी आत्मा को श्वेत आत्मा से अलग करना चाहता था, लेकिन ये प्रक्रिया श्वेत आत्मा की आत्मा शक्ति से बहुत अलग नहीं थी। बस इतना था कि तान हुआन को अधिक मानसिक ऊर्जा खर्च करने की जरूरत थी। आखिरकार उसे अपनी हथेली में आत्मा की हलचलों को अपनी आत्मा के साथ सिंक्रोनाइज करना था। समय धीरे धीरे बीतता गया। लगभग 15 मिनट के बाद तान हुआन की बाईं हथेली पर सफेद आत्मा से आत्मा शक्ति के धागे अलग होने लगे। एक आत्मिक सर्प की तरह वे तेजी से उसकी दाहिनी हथेली पर स्थित रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आत्मा में प्रवेश कर गए। रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए ने अन्य जंगली जानवरों की आत्माओं को अस्वीकार नहीं किया। तान हुआन जानता था कि ऐसा संभवतः इसलिए था क्योंकि उसकी दोनों आत्माओं ने उसकी आत्मिक ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लिया था। स्वर्गीय नोट आत्मा नियंत्रण तकनीक के निरंतर सक्रियण के बाद जिस गति से श्वेत आत्मा ने आत्मा ऊर्जा को अलग किया वह तेज और तेज होती गई। जिस गति से तान हुआन ने अपनी आत्मा ऊर्जा को अलग किया उसकी तुलना में ये कम से कम 10 गुना अधिक तेज था। तान हुआन को सुखद आश्चर्य हुआ। इससे वह अपनी आत्मा की शक्ति और स्थिरता देख सकता था। 2 से 3 चौथाई घंटे बाद तान हुआन की बाईं हथेली में सफेद रंग की आत्मा पूरी तरह से गायब हो गई थी। तान हुआन ने रक्त आंखों वाले अग्नि भेड़िए की आत्मा को एक साथ रखा और ध्यान से उसे महसूस किया। कुछ देर सांस लेने के बाद तान हुआन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उस आत्मा को अवशोषित करने के बाद इस रक्त पुतली अग्नि भेड़िया की आत्मा वास्तव में काफी बढ़ गई थी। अभी भी 6 आत्माओं को समाहित किया जाना बाकी था। ऐसा लग रहा था कि इसे स्टेज 7 मार्शल मास्टर तक बढ़ाने की संभावना बहुत अधिक थी। इसके अलावा यदि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था तो तान हुआन अपनी आत्मा शक्ति को अलग करना जारी रख सकता था और बलपूर्वक इसे उच्च स्तर तक धकेल सकता था। उसके विचार की एक हल्की सी हलचल के साथ एक और सफेद आत्मा मेज से दूर तैरकर उसकी बाईं हथेली पर आ गिरी। हो गया। अगले दिन सुबह सुबह जब सूरज आसमान में उभरी रहा था तान हुआन ने हल्की सांस ली और उसके चेहरे पर एक खुशी भरी मुस्कान आ गई। 7 पशु आत्माओं के साथ विलय के बाद तान हुआन की दाहिनी हथेली में रक्त नेत्र अग्नि भेड़िया की आत्मा पूरी तरह से 2 गुना तक फैल गई थी और आग की तरह अधिक से अधिक लाल हो गई थी। यह आत्मा जो आभा उत्सर्जित कर रही थी वह पहले की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली थी। 13 आत्माओं में से 5 हथियार बनाने में असफल होने के कारण गायब हो गई थीं और शेष 8 अपनी मूल स्थिति में लौट आई थीं। इसका मतलब ये था कि तान हुआन के पास अपनी किस्मत आजमाने का केवल एक आखिरी मौका था। यदि वह इस बार भी असफल रहा तो तान हुआन को इसका परीक्षण करने के लिए एक और अवसर ढूंढना होगा। आत्मा आसंजन बनाने के लिए तान हुआन पहले से ही लगभग 1 महीने तक फ्यूरियस वेव्स सिटी में रह चुका था। तान हुआन ने पहले ही निर्णय ले लिया था कि इस अंतिम सत्र के लिए चाहे वह सफल हो या असफल वह स्वर्गीय फोजिंग सिटी के लिए रवाना होगा। 7वें चरण के मार्शल मास्टर के रूप में पदोन्नत होने के बाद तान हुआन ने महसूस किया कि उसकी साधना की प्रगति अत्यंत धीमी हो गई थी, यहाँ तक कि शेष सच्ची अग्नि आत्मा झरने का पानी पीने से भी ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह स्वर्गीय फोजिंग शहर में जाकर यह देखना चाहता था कि क्या दिव्य शस्त्र मंडप का स्वर्गीय आत्मा गुप्त क्षेत्र उतना ही लाभदायक है जितना उसके स्वामी ने कहा था। इसके अलावा ग्लोरी सेक्रेट टेम्पल स्वर्गीय फोजिंग सिटी में था। तान हुआन भी देखना चाहता था कि शान कैसा कर रहा है। यदि वह उसके मुंह से अपने मालिक के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर सके तो ये बहुत अच्छा होगा। पलक झपकते ही तान हुआन ने अपना मन शांत किया और अपनी उग्र आत्मा को हाथ में लेकर कमरे से बाहर चला गया। टकराना। कुछ ही देर बाद लोहार की दुकान से फिर से धीमी तीखी आवाजें आने लगी, एक के बाद एक। लोहार की दुकान के बाहर पहिए की रखवाली कर रहे महान तांग साम्राज्य के कई योद्धा तुरंत चिंतित हो गए। ऐसा नहीं हो सकता, वह कल रात ही असफल हो गया। क्या मास्टर तांग हुआन फिर से उच्च स्तरीय हथियार बनाने शुरू कर रहा है? एक लंबा और मजबूत आदमी बुदबुदाने से खुद को नहीं रोक सका। यदि हम फिर असफल हुए तो ये 6ठी बार होगा। एक युवक ने पीड़ा से कहा, यदि हम कीमती पत्थरों में अयस्क मिला दें तो हम एक बार में सैकड़ों हजारों या लाखों पत्थर खो देंगे। इतना सोना वापस कमाने में मुझे कम से कम कुछ साल लगेंगे। कोट। हे मुझे बताओ, मास्टर तांग हुआन इस बार सफल हुए या नहीं? एक और बख्तरबंद आदमी आया और मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अब भी लगता है कि हम असफल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि यह संभव है। अतीत में मास्टर तांग हुआन असफल होने के बाद हर दूसरे दिन अपना अगला प्रयास शुरू करते थे, लेकिन इस बार वह कल रात असफल हो गया था और आज सुबह भी अपना प्रयास जारी रखेगा।
इसका स्पष्ट अर्थ है कि मास्टर तांग हुआन अत्यंत आश्वस्त हैं। कोट: यह सही है, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा। मुझे अभी भी लगता है कि मास्टर तांग हुआन असफल होंगे, क्यों न हम शर्त लगा लें। अगर तुम जुआ खेलना चाहते हो तो खेलो, मैं। कोट। जैसे जैसे वे बोलते गए, सभी की आवाजें धीमी होती गईं। ये तांग जियोन का विशालकाय, मीनार जैसा शरीर था जो उनके सामने खड़ा था, उसकी अभिव्यक्ति कुछ हद तक गहरी थी। जब भीड़ ने ये देखा, तो उन्होंने तांग जियोनग के भड़कने का इंतजार नहीं किया। वे तुरंत मुस्कुराए और सभी दिशाओं में तितर बितर हो गए।